हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डिवोवरर के सेकंड एपिसोड को। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि पावर का मिसयूज करते हुए बुड्ढे जुआन ने यहाँ पे रूल्स को ऐसे सेट किया था कि किसी भी तरीके से सीचन और उसकी जो भी टीम थी वो यहाँ पे कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकती थी। सीचन को समझ में आ जाता है कि हाथ में हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, अब उसे सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे डिंग के हाथ पैर तोड़ने को आगे बढ़ ही रहा था, उससे पहले यहाँ पे लिंगो आ जाती है और उसी के पीछे से प्रिंसिपल। जिसके बाद वो दोनों मिल गए यहाँ पे जुआन को हिंदी में समझाते हैं कि फेयरनेस कितनी जरूरी है लाइफ के लिए। तो जुआन को सब कुछ समझ में आ जाता है इससे पहले कि उसकी भी तशरीफ तोड़ दी जाती, लेकिन उसे जो काम निकलवाना था उसने काम निकलवा दिया था। जितने भी पावरफुल लोग थे उन सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी टीम पहले ही बना ली थी, तो सिचन के पास कोई टीम अप करने के लिए बचा ही नहीं हुआ था, सिर्फ सिचन और उसके 3 दोस्त जो कि यहाँ पे लोटायर के माने जाते हैं। तो जुआन को लगता है इतना ही काफी है डिंग की यहाँ पे मदद करने के लिए। इसके बाद सिचन और उसकी टीम ने यहाँ पे क्वालिफाई किया और उन लोगों ने डी रैंक की डंजन को यहाँ पे चूज किया था। सिचन के दोस्त पहले तो नानुकुर कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी यहाँ पे हाँ बोल दी थी। जिसके बाद सीचन ने उन लोगों से बोला था कि वो इस साल यहाँ पे MVP बनना चाहता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में सीचन ने जैसे ही बोला था कि वो इस साल का MVP बनना चाहता है, तो ये बात जैसे डिंग को सुनाई देती है तो वो खड़ा हो जाता है और सीचन से डायरेक्ट कहता है कि इस साल का MVP मैं ही हूँ। सीचन पीछे मुड़ के देखता है तो डिंग उसे कहता है कि पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट एक ही पर्सन हो सकता है। डिंग के ऐसे बिहेवियर को देख के लिंगवे भी हैरान थी, क्योंकि ये पहली बार था कि यहाँ पे डिंग ने किसी को खुल्लम खुल्ला इस तरीके से लड़कारा हो। वहीं पे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाले हैं। वहीं पे प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि जवानों ना कुछ ज्यादा ही फियरलेस होता है, पता नहीं कब यहाँ पे तुम क्या कर दो। हालांकि लिंगो को यहाँ पे सीचन की टीम की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने यहाँ पे डी रैंक की केव को चूज किया था, जो कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट से भरा हुआ है। वो सी रैंक पे भले ही हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी पूरी टीम मुश्किल से ही यहाँ पे ई रैंक तक पहुंच पाती है। इसलिए डी रैंक की केव को अकेले यहाँ पे लीड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से अपने 3 टीममेट्स को कैरी करते हुए। प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि इसी बात में तो मजा है, आधे महीने के बाद में यहाँ पे असेसमेंट शुरू हो जाएगा और ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग आधे महीने के अंदर इतनी तैयारी कर ले कि वो यहाँ पे बाकी टीममेट्स को टक्कर दे सके। मैं तो बस ये उम्मीद करूंगा कि सीचन और उसकी बाकी टीम यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दे तो भी हमारे लिए काफी होगा। इसके बाद हम लोग सीचन को देखते हैं जो कि अपनी टीम को यहाँ पे ट्रेन कर रहा था, और ये लोग बेसिक सी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे और असेसमेंट को बस यहाँ पे 17 दिन बचे हुए थे। वहीं पे मालांग सीचन से कहता है कि बाकी लोग यहाँ पे वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिमुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोगों को डेली यहाँ पे इस तरीके से क्यों भगाते हो? बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों की अब किसी भी काम की नहीं है। सीचन उन लोगों से कहता है कि जिस सिचुएशन के अंदर वो लोग हैं इस टाइम पे, वो लोग कितनी भी यहाँ पे वर्चुअल कॉम्बैट प्रैक्टिस कर लें, कितना ही सिमुलेशन ले लें, ये उनके किसी भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रैक्टिस ही होगी। सीचन उन लोगों को समझाता है कि जब वो लोग एक अननोन डीमन केव के अंदर जाएंगे तब उनका सामना ऐसे मॉन्स्टर से होगा जिनको उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। एक ही झटके के अंदर डर उनकी नसों के अंदर बढ़ जाएगा और वो खून के साथ में बहने लगेगा। तब उनकी किस्मत ये चीज डिसाइड नहीं करेगी कि उन लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस की है, क्या क्या थ्योरी पढ़ी है और क्या क्या सिमुलेशन लिया है। कोई भी टेम्पररी कॉम्बो स्किल उनकी काम नहीं आने वाली उस लास्ट सेकंड के अंदर। जो चीज उनके काम में आएगी वो होगा तुम्हारा इंस्टिंक्ट्स। सिचन उन लोगों से कहता है स्टैंडिंग से हम लोगों को मिल रहा है स्टैमिना, रिएक्शन स्पीड और एक्सप्लोसिव पावर। ये सब कुछ तुम्हारी बॉडी के इंस्टिंक्ट्स को इंप्रूव करने में मदद करेगा। स्कूल की तरफ से हम लोगों को जो यहाँ पे ट्रेनिंग सिमुलेशन मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन ये चीज तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये रियल है और जब तुम लोग केव के अंदर जाओगे तो यही चीज तुम्हारे काम आएगी। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अभी भी यहाँ पे पीछे रहेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग भले ही डेविल्स केव के अंदर नहीं जा सकते कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जिनके पास यहाँ पे एडवांटेजेस है, प्रिविलेज हैं और सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग उनके पास यहाँ पे मौके होंगे। जिसके बाद हम लोग डिंगो देखते हैं जो कि रियल डेविल केव के अंदर था और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी रियल कॉम्बैट सिमुलेशन के साथ में। और सीचन आगे से कहता है कि वो सभी लोग हमारे बीच का जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, ताकि उनकी पोजीशन हमेशा के लिए ऊपर रहे। उनके पैदा होते ही उनके पास ऐसी चीजें रहती हैं जो बाकियों के पास लाइफ टाइम तक नहीं रहती। तो ये सभी लोग आगे से पूछते हैं कि तो फिर हमारे इतना मेहनत करने का फायदा ही क्या, जब हम सभी लोग ऑर्डिनरी ही रहेंगे, हमें यहाँ पे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। सीचन लोगों से कहता है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो लोग हाईएस्ट स्कोर के साथ में एम्पायर गिल्ड के अंदर जाए, इससे पहले कि हायरार्की उनको यहाँ पे क्रॉस करके आगे निकल जाए। ग्रेजुएशन असेसमेंट सिर्फ एक ऐसा मौका है जो कि उनको ये चांस देगा, इसलिए उन लोगों को जो भी हो सके वो सब कुछ करना पड़ेगा। इस मौके को हासिल करने के लिए सीचन अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि वो इस मौके को गंवा ना पाए, और वो वादा करता है कि वो सभी लोग पक्का जीतेंगे। जिसके बाद हम लोग सीजन को दोबारा डिमोनिक टावर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो भी यहाँ पे इनके साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारे लैन यहाँ पे इजिली सीचन को ओवर पावर कर रहे थे। इसके बाद 10 दिन भी जाते हैं और ये लोग लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं, और सीचन लगातार यहाँ पे डिमोनिक टावर के अंदर भी ट्रेनिंग करते रहता है और साथ ही मीटिंग भी लगातार ट्रेनिंग करते रहता है। जिसके बाद दिन इसी तरीके से बीतते जाते हैं और ये लोग लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। वहीं पर लोग डिंग भाई को देखते हैं और ये तो ऑरा फॉर्म करते जा रहा है। वहीं पर लोग सीचन को देखते हैं जो कि इसी तरीके से फाइट करते करते अपने लेवल को बढ़ा रहा था, अब ये लेवल 16 पे आ गया है। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब असेसमेंट यहाँ पे शुरू होता है और सीचन रेडी था। जिसके
जिसके बाद हम लोगों की मुलाकात कैमरा बॉट से होती है, जो कि यहाँ पे इन लोगों के साथ में डीमन केव के अंदर जाएगा और वहाँ से सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। इन लोगों को रिस्ट बैंड भी दिया गया है जो कि इनकी सेफ्टी के लिए है। अगर इन लोगों को लगता है कि भैया नहीं कर सकते तो रिस्ट बैंड तोड़ो और तुरंत बाहर आ जाओ, लेकिन तुम लोग ग्रेजुएशन एग्जाम फेल कर दोगे। वहीं पे हम इन चारों को देखते हैं तो इन दोनों की तो भाई बॉडी बन गई थी, वो भी रियल वाली, सिर्फ 17 दिनों के अंदर ही। डोले सोले देख रहे हो तुम इनके। जिसके बाद इनके लिए यहाँ पे डीमंस केव का दरवाजा खोल दिया जाता है और ये लोग एंटर हो जाते हैं अंदर। जिसके बाद हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि खास गेस्ट को इनवाइट करने के लिए जाते हैं। प्रिंसिपल सबसे पहले चेयरमैन गोंग से मिलते हैं जो कि डिंग और गोंग दोनों के ही फादर हैं और ये एम्पायर गिल्ड के को फाउंडर हैं। पर हम लोग बाकी लौंडों को देखते हैं जो कि आगे से इन सभी लोगों को यहाँ पे देख रहे थे कि कौन कौन आया है भाई। जिसके बाद यहाँ पे एक लिमोजीन थी और वो सब सोच रहे थे कि इसके अंदर कौन है भाई। जिसके बाद उस लिमोजीन के अंदर से एक दूसरा बंदा बाहर निकालता और इसके अंदर से भी मुझे वही फीलिंग आती है जो लिंगवे को देख के आती है, अनसेटलिंग, अनईजी। जैसे कि तुम किसी अजनबी बंदे को देख रहे हो और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी ना पता हो। बाय द वे इस बंदे का नाम कार्ल केविंडिश है जो कि वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन है, यानी कि इसकी पोस्ट काफी ज्यादा बड़ी है। वहीं पे इसको देख के ये सभी बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि काल यहाँ पे आएगा। क्योंकि लोगों की बातों से हमें लग रहा था कि काल काफी ज्यादा नामी हस्ती है, क्योंकि अगर तुम काल को अपनी आंखों से देख पा रहे हो तो फिर तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा खास इंसान समझना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर गिल्ड अलायंस सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए अगर तुम्हारे यहाँ पे गिल्ड अलायंस के साथ में छोटे मोटे कॉन्टैक्ट भी है ना, तब ये चीज तुमको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा दिलाएगी। जिसके बाद हम लोग बुड्ढे जुआन को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बता रहा था कि इस बार टोटल 184 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जो कि 28 टीम के अंदर डिवाइडेड है। 28 में से 23 टीम ने यहाँ पे सीधा एफ रैंक की डीमंस केव को यहाँ पे चूज किया है। बचे हुए 3 ने यहाँ पे ई रैंक को चूज किया और बचे हुए 2 ने यहाँ पे डी रैंक डीमन केव को चूज किया है। हम लोग सिक्रेट नाम की एक महिला को देखते हैं जो आगे से हैरान हुई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी टीम है जिन्होंने डी रैंक की डीमन केव को चूज किया है। ये गिल्ड अलायंस की यहाँ पे सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी। सिगरेट के मुताबिक यहाँ पे जो डी रैंक की डीमन केव्स होती हैं उनको काफी ज्यादा डेंजरस समझा जाता है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल गिल्ड रेड्स टीम्स के लिए भी। और वहाँ पे प्रिंसिपल से पूछती है क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पे अपने स्टूडेंट को अच्छे से टीच किया है डीमन केव्स के खतरों के बारे में। बुड्ढा जुआन आगे से बताता है कि उन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पे स्टूडेंट को समझाया था, क्योंकि यहाँ पे उनके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो फिर ज्यादातर लोगों ने ए रैंक ही चूज किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ हैं जिन्होंने यहाँ पे डी रैंक को चूज किया है और जो कुछ है उन्होंने यहाँ पे एफ रैंक को चूज किया है। जिन टीम्स ने यहाँ पे एफ रैंक की डंजन को चूज किया है उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन जब वो यहाँ पे लॉर्ड मॉन्स्टर का सामना करेंगे तब उन्हें यहाँ पे सिंपल से तकलीफ हो सकती है। एफ रैंक के मॉन्स्टर लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग दूसरी टीम को देखते हैं जो कि यहाँ पे ई रैंक डंजन के अंदर थी और जुआन आगे से कहता है लेकिन जो लोग यहाँ पे ई रैंक डीमन केव को चूज किए हैं वहाँ के बेसिक छोटे छोटे मॉन्स्टर्स की भी स्ट्रेंथ एक तरीके से एफ रैंक के लॉर्ड के बराबर की होगी। और हम लोग वहाँ की टीम्स के हालातों को देखते हैं। ये बेचारे काफी ज्यादा घबरा गए थे इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख के, और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में तो पूछो ही नहीं। इसलिए जुआन को लगता है कि जिन टीमों ने यहाँ पे ए रैंक की डंजन को चूज किया है वो ज्यादातर उनको यहाँ पे कम्प्लीट ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें यहाँ पे बाहर आना पड़ेगा। सिगरेट उन लोगों से पूछते हैं क्या तुम लोगों ने कोई प्रोटेक्टिव मेजर यहाँ पे ट्राई किया है अगर किसी स्टूडेंट का सामना किसी खतरे से हो जाता है। तो जुआन आगे से बताता है चिंता ना करो, हम लोगों के लिए हमारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स माने जाते हैं। अब बैरगल के प्रोफेशनल्स यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, अगर उन्हें कोई भी भनक लगती है कि खतरे में है कोई स्टूडेंट तो वो तुरंत ही अंदर घुस जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही में जो रिस्ट बैंड इन लोगों को दिया गया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खतरे को डिटेक्ट कर सकता था और स्टूडेंट खुद यहाँ पे दबा सकते थे, और उनके दबाते ही वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे केव से बाहर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे अपने टेस्ट को फेल कर देंगे और उन्हें यहाँ पे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। सिगरेट उन लोगों से कहती है कि ऐसे हालातों के अंदर भी तुम लोगों के स्कूल में से 2 टीमों ने यहाँ पे ए रैंक की डीमन लेयर को चूज किया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्कूल के अंदर सच में टैलेंटेड बच्चे भरे हुए हैं, देखने में मजा आएगा। वहाँ पे बुड्ढा जुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ भरे तो हुए हैं, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग कितने मिनट तक टिकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चे टिक भी पाएंगे। दरअसल ये सीचन और उसकी टीम की बात कर रहा था। इसके बाद हम लोग सीचन के ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पे डी रैंक की डीमंस केव पीक ऑफ द क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे और ये इलाका हाई रिस्क पे था। वहीं पे इन लोगों का सामना पहली बार किसी मॉन्स्टर से होता है तो ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये चीज क्या है। हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है तो ये शायद से बंदर और चमगादड़ दोनों का मिक्सचर था। इसके हाथों के ऊपर यहाँ पे चमगादड़ के तरीके पंख थे, तो फिर इसका नाम था घोस्ट बैट मंकी, जो कि डी रैंक का क्लाउड असैसिन था। सचिन लोगों को इस घोस्ट बैट मंकी की खास बात के बारे में बताता है कि ये लोग ग्रुप के अंदर ज्यादातर हमला करते हैं और जब ये लोग डाइव मार के अपना एरियल डाइव स्पीड अटैक इस्तेमाल करते हैं तब इनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है ताकि इन लोगों के अटैक्स को डॉज कर सके। हालांकि जब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे थे तभी इनके पीछे से एक मंकी हमला करता है और इनके ऊपर एरियल डाइव अटैक का इस्तेमाल करता है। सचिन उन लोगों से कहता है कि वो आ रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग से भी इनके यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट्स थे वो काफी ज्यादा बढ़िया हो गए थे। तो ये लोग यहाँ पे मुश्किल से ही डॉज कर रहे थे लेकिन डॉज कर ले रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग भी हैरान हो गए थे कि इन लोगों ने यहाँ पे डी रैंक के मॉन्स्टर के अटैक को इतनी इजीली डॉज कैसे कर लिया। हालांकि तभी इन लोगों की आंखों के सामने एक मॉन्स्टर नीचे आके गिरता है जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था और ये काम सीचन ने किया था। वहीं पे ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सीचन ने अकेले यहाँ पे 3 डी रैंक के मॉन्स्टर्स
को मार गिराया। वह फिर सीजन इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इनको हैंडल कर सको, बस खुद को बचाने के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद वो तेजी के साथ में यहाँ से निकल जाता है बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए। वह पे ये तीनों पीछे रह के सिर्फ खुद को यहाँ पे बचा रहे थे और सिर्फ डॉज ही कर पा रहे थे। उतने में जो ज़ू था वो एक पेड़ से टकरा जाता है और तभी इसकी नजर यहाँ पे सीजन के ऊपर पड़ती है और ये अपने मन के अंदर सोचता है कि सीजन ने ट्रेनिंग इन लोगों को सिर्फ इसीलिए दी थी ताकि ये लोग खुद को यहाँ पे बचा सकें, क्योंकि उसको असल में यहाँ पे इन लोगों की मदद की जरूरत थी ही नहीं, ना इनकी सपोर्ट की। वो अकेले ही यहाँ पे ये सब कुछ करने वाला था ताकि ये लोग खुद को बचा सके, इसीलिए इनको ट्रेनिंग दी गई थी। वह पे ये मन के अंदर सोचता है कि कमरे का मालिक मैं हूँ भाई, मैं हूँ वहाँ का असली राजा, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा इस जगह से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तभी इसकी नजर सीजन के ऊपर पड़ती है जो कि अकेला मॉन्स्टर्स को चीर फाड़ रहा था अपने लाइटनिंग डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए। हम लोग 3 मंकीज को देखते हैं जो कि एक साथ एरियल डाइव का इस्तेमाल करते हुए सीजन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सीजन इन लोगों को बीच से चीर के रख देता है। वह पिज़्ज़ा अपने मन के अंदर सोचता है कि जब मालोंग ने मुझसे बोला था कि सीजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं जब अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि ये बंदा कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरे स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वह पिज़्ज़ा की आंखों के सामने जब सीजन फाइट कर रहा था तो फिर उसको सिर्फ यहाँ पे स्लाइसेस के आकार दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई लाइन खींच रहा हो, और उतने में मॉन्स्टर कट के नीचे गिर रहे थे। वह पिज़्ज़ा को ये बात हजम नहीं होती कि उन लोगों को सीजन के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय करना पड़ रहा है, उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। उतने में एक मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर एम्बुश करने की कोशिश करता है तो ये लोग जल्दी से हट के उसे डॉज करते हैं, लेकिन हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि इस बार डॉज करने के साथ में अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के पैर को भी पकड़ लेता है और उन दोनों से कहता है कि हम लोग यहाँ पे सीजन के ऊपर पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसका ग्रेजुएशन असेसमेंट नहीं है, ये हमारा भी है। इतना बोलते ही उन दोनों को समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। यो आगे से यहाँ पे फ्लोरा चांट डिवाइन लॉक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को यहाँ पे पकड़ लेता है और उसको यहाँ पे दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदर की स्ट्रेंथ उनसे कई गुना ज्यादा थी तो ये इजिली उन बेलों को तोड़ देता है और आजाद हो जाता है और साथ ही में जाओ को भी खाने भर का दे देता है। योको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये इतनी जल्दी आजाद हो जा रहा है तो फिर हम लोग इसको रोके तो रोके कैसे। उतने में हम लोग मालाओं को देखते हैं जो कि आगे से फोर्स्ड फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बर्फीला तूफान छोड़ता है तो वो वहीं पे ही जम जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं इसको यहाँ पे धीमा कर दिया हूँ, तुम सभी लोग एक साथ हमला करो। इसके बाद यो भी आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और दोनों की कॉम्बिनेशन स्किल की मदद से वो लोग यहाँ पे उस बंदर को रोकने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद वो लोग जाओ से कहते हैं कि जल्दी से हमला करो। जिसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि आगे से एक फायर बॉल बनाता है और उस मॉन्स्टर की मुंह के ऊपर दे के मारता है। हालांकि उस फायर बॉल का डैमेज काफी ज्यादा कम था, इसलिए उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, बस ये गुस्सा आ जाता है। तो जाओ आगे से और भी ज्यादा फायर बॉल्स को बनाता है और एक एक करके उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर दे के मारता है, लेकिन इतने से भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा था और साथ ही में जाओ और मालोंग दोनों की पकड़ छूटती जा रही थी। तो फिर हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है बस 2 सेकंड। जिसके बाद वो यहाँ पे एक जाइंट फायर बॉल बनाता है और उसको यहाँ पे उस बंदर के मुंह के ऊपर दे के मारता है और ये वाला अटैक असरदार था। उन लोगों ने यहाँ पे उस बंदर को नानी याद दिला दी थी। उसी टाइम पे कैमरा बॉट आता है और उन लोगों से कहता है तुमने सक्सेसफुली एक घोस्ट बैट मंकी को मार गिराया है, बधाई हो। वहीं पे सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के बदले में इन लोगों का तेल निकल गया था, ये लोग थक के मारे नीचे गिर जाते हैं। राधा की सीजन भी हैरान हुआ था, उसको भी उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों मिलकर एक मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा देंगे। वहीं पे जाओ आगे से शो ऑफ करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए तो बच्चों का खेल था, लेकिन जब वो अपने सामने सीजन को देखता है जिसने अकेले पूरा का पूरा ग्रुप ही निपटा दिया था तो उसका ऑरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेकिन ब्रो यू हैव माय रिस्पेक्ट। आई मीन कितने हरामखोर देखे हैं मानवा के अंदर जो कि सिर्फ एमसी से चिपके रहते हैं डंजन क्लियर करवाने के लिए, बट ब्रो यू हैव माय रिस्पेक्ट कर कैमरा बॉट उन लोगों को बता देता है कि तुम लोग इस डंजन के जितने भी मोब बॉस हैं उन सबको को निपटा दिया है, अब बस तुम लोगों को यहाँ पे बॉस को निपटाना है, जिसके बाद तुम डंजन को क्लियर कर दोगे। वहीं पे हम लोग जुआन को देखते हैं जिसका मुंह खुल गया था। ये सब कुछ देख के साला इनके पास तो बिल्कुल जीरो कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे डी रैंक के डंजन के जितने भी मॉन्स्टर थे उनको मार गिराया। वहीं पे डिंग के जो फादर थे वो भी आगे से अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे। वहीं पे हम लोग काल को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे सीजन की तारीफ करता है और उसे कहता है इसको देख के मुझे कुछ पुरानी जान पहचान याद आ रही है। कई सारी पॉसिबिलिटी है, शायद से ये इसके फादर को जानता है और फिर इसके पेरेंट्स को। सीजन के माँ बाप नहीं है, वो मर चुके हैं जहाँ तक ऑथर ने बताया है। बाकी शायद से ये भी सीजन की तरीके टाइम ट्रेवल करके आया हो सकता है। कई सारी पॉसिबिलिटी है और वो कहता है कि वो सीजन का नाम अच्छे से याद रखेगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे डिंग के फादर को देखते हैं और इनका मुंह बन रहा था। जुबान को जैसे ही पता चलता है तो वो कैमरा को तुरंत यहाँ पे डिंग की तरफ स्विच करता है और उन लोगों से कहता है कि दूसरी टीम को भी तो देखो, उन लोगों ने भी आधा रास्ता यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जिसके बाद हमें डिंग का यहाँ पे पूरा सूट दिखाया जाता है, जिसको देख के सिगरेट आगे से कहती है कि इन लोगों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम की तरीके। काल भी आगे से कहता है कि इस साल के यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं वो इतने भी बुरे नहीं है। जिसपे बुढ़ा जुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, खत्म ही कहाँ हुआ, असली मजा तो अब आएगा। जिसके बाद हम लोगों को डिंग की डीमन लेयर के बारे में भी बताया जाता है। उसकी डीमन केव का नाम है टॉक्सिक वेन कैवर्न, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर कई सारे मियास्मा पॉइजन मशरूम हमला कर देते हैं और ये सभी डी रैंक के फ्लोरा वॉरियर थे। हम लोग इनकी टीम मेंबर को देखते हैं जो कि आगे से अपना गिटार
जा रही थी और ये भी फ्लोरा वॉरियर ही है, बेसिकली मैजिशियन है और ये अपने मैजिक का यूज करते हुए यहाँ पे जैसे जैसे गिटार बजाती वैसे वैसे यहाँ पे जो मशरूम थे उनका स्टैमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड लो होते जाता। जिसके बाद हम इन्हीं की टीम के एक मैच को देखते हैं जो कि एक स्टार मैच था। वो आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ ले आता है एक हट पे। जिसके बाद हम लोग डिंग को देखते हैं जो कि आगे से अपनी शॉर्ट स्किल और साथ ही में मैजिक और जो भी इसके पास था उसका इस्तेमाल करते हुए एक दो स्लाइसेस मारता और एक बार में ही जितने मॉन्स्टर थे उन सभी को यहाँ पे खत्म कर देता है। डिंग का प्रोफेशन एक न्यूक्लियर वॉरियर का है और इसने इजिली यहाँ पे उन सभी को हरा दिया था। वहीं पर हम लोग इस स्टार मैच को देखते हैं, इसे लग रहा था कि इसने सही रास्ता चूज किया है। डिंग को यहाँ पे चूज करके इन्होंने यहाँ पे पहले ट्रेनिंग भी की थी रियल डीमन लेयर के अंदर जाके और वहाँ के बॉसेस का भी सामना किया था, जिसके लिए यहाँ पे इनका जो कोऑर्डिनेशन था वो काफी ज्यादा इजी हो गया था। वहीं पे स्टार मैच को यही लग रहा था कि उसने यहाँ पे डिंग को फॉलो करके काफी ज्यादा अच्छा किया है, क्योंकि इस तरीके से उसकी जिंदगी का रास्ता बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से वो लोग यहाँ पे गारंटीड चैंपियन बन जाएंगे। वो तो हम देख लेंगे। इसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि बीहड़ में लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा था। जिसके बाद वो लोग यदि एपेक्स नाम की एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी झील थी और बीच में एक पेड़ था जहाँ पे एक बहुत बड़ा आइस घोस्ट एप बैठा हुआ था और ये भी क्लाउड वॉरियर है और इसने यहाँ पे कई सारे घोस्ट बैड मंकीज को खा लिया था अपना खाना समझ के। मालोंग उसको देख के आगे से कहता है कि हम इससे भिड़ने वाले हैं क्या, ये है फाइनल लॉर्ड। वहीं पे यू आगे से कहता है कि इसने एक चट्टा में मार दिया ना हम लोग 10 बार मर जाएंगे, इतना दम होगा इसके डोलों में। उतने में जो एप था उसकी नजर इन तीनों के ऊपर पड़ जाती है तो मालोंग की सबसे पहले फटी। इसके बाद वो डायरेक्ट इनकी तरफ यहाँ पे दौड़ लगा देता है हमला करने के लिए, लेकिन इन लोग सीचन को देखते हैं जो कि उल्टा एप की तरफ दौड़ लगा देता है और उसके मुंह के ऊपर अपनी लात दे के मारता है, जिससे वो एप टप्पे खाते हुए दूसरी तरफ जाता। लेकिन सीचन उससे पहले ही दूसरी जगह पे पहुंचता है और उसके नीचे गिरने से पहले ही वो इसके मुंह के ऊपर घूंसों की बरसात कर देता है। जिसके बाद वो इसको यहाँ पे किस्तों में बांट देता है अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए। जिसको देख के मालोंग आगे से कहता है ये तो इजीली एग्जीक्यूट हो गया भाई, हमें लगा था हमारा तेल निकल जाएगा। वहीं सीचन को हर एक मॉन्स्टर को मारने के बदले में कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप आइटम मिला था जो कि मॉन्स्टर का ही हिस्सा था जिसको वो बेच के यहाँ पे पैसे कमा सकता था। और ऑफ कोर्स सीचन के तरीके हमें भी समझ में आ गया था कि ये डीमन एप यहाँ पे असली लॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्योंकि इस एप ने थोड़ा सा ही बस एक्सपीरियंस पॉइंट दिया था और कुछ भी नहीं। उतने में जाओ चीखते हुए कहता है कि इस तरफ देखो यहाँ पे कई सारे माना स्टोन है। तो सीचन उस तरफ देखता है तो फिर जिस पेड़ के पास में वो एप बैठा हुआ था उसके अंदर कई सारे माना स्टोन थे। ऑफ कोर्स उसी ने ये सारे माना स्टोन यहाँ पे छुपा के रखे होंगे, ऐसा इन 3 गधों को लगता है। ऑफ कोर्स ये सारे गरीबी हैं, इन लोगों ने कभी मोटी गड्डी नहीं देखी। तो जाओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है अगर मैं ये माना स्टोन बाहर लेके जाऊं और इसको बेच खाऊं तो फिर हमारी लाइफ तो सेट है, भाड़ में गया ग्रेजुएशन, इनको बेच के जो पैसा आएगा उसके साथ हम तो ऐश करेंगे। हालांकि सीचन उन लोगों से कहता है ऐश नहीं, तुम लोगों की ऐश तोड़ दी जाएगी, जल्दी दूर हटो वहां से। लेकिन उतने में जाओ उस क्रिस्टल माना स्टोन को छू लेता है, जिसके बाद एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट वहां पे होता है, जिसके चपेट में सीचन तक आ जाता है। बेसिकली जो लेक थी वो पूरी की पूरी दोबारा जम जाती है। ये अटैक इतना ज्यादा यहाँ पे एरिया कवर करता था और ये क्लाउड मेज का आइस बस्ट बॉम्ब अटैक था। हम लोग देखते हैं कि ये चारों के चारों पूरी तरीके से जम जाते हैं, यहाँ तक कि जो कैमरा बॉट था वो भी यहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से उनकी टीम को यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, ये लोग जो यहाँ पे देख पा रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, वो भी यहाँ पे कनेक्शन टूट जाता है। हम लोग बुढ़े जुआन को देखते हैं और ये अपने मन के अंदर सोचता है कि बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेंगे, एक हाई लेवल के मास्टर से इतनी बुद्धि तो तुम उम्मीद करते हो कि वो यहाँ पे जाल बिछा सकता है। खैर बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेंगे, क्या ये फर्क पड़ता है, कचरा चाहे जहाँ से उठाओ कचरा ही रहता है, फिर वो चाहे घर का हो या बाहर का, सफाई रखा करो अपने घर पे। बुढ़े जुआन को जैसे ही देखता हूँ मेरे मन के अंदर बस एक ही चीज आती है, बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। हम लोग काल को देखते हैं जो कि बूढ़े जुबान से कहता है जाओ और जाके चेक करो कहीं उनकी जिंदगी खतरे में तो नहीं है। तो ये आगे से अपने हाथों को मलते हुए कहता है हाँ भाई हाँ, उन्हें बचाना तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हम लोग जल्दी से वहाँ पे गिल्ड को भेजते हैं ताकि वो लोग बीच बचाव करें और उन्हें यहाँ पे बाहर निकालना है, क्योंकि उन्हें बचाना भी तो जरूरी है। और ऐसा करने पे क्या होगा तुम्हें भी पता है कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल उनसे कहता है कि थोड़ा सा समय उन्हें और दो। रिस्ट बैंड हम लोगों ने सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिया हुआ है, वो उनके यहाँ पे सीधा बॉडी से जुड़ा हुआ है। अगर उनकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी होती तो फिर रिस्ट बैंड को पता चल जाता। अगर उनके वाइटल पॉइंट काफी ज्यादा खराब होते या फिर अगर वो पूरी तरीके से नॉर्मल ना होते तो भी रिस्ट बैंड को पता चल जाता। और अभी तक हमें रिस्ट बैंड की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, तो फिर बेफालतू में टीम को बेचने का कोई भी फायदा नहीं है। और वैसे भी उनको बचाना है या नहीं इस बात का फैसला स्टूडेंट ही करेंगे, क्योंकि ये उनकी लाइफ का मैटर है। वहीं पे हम लोग यहाँ पे डिंग के फादर को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल की तरफ बस चिढ़ते हुए ही देख रहा था। खैर इसके बाद हम लोग दोबारा डंजन के अंदर आते हैं और हम लोग मालोंग को देखते हैं और ये पूरी तरीके से भला चंगा था। बाकी यहाँ पे जो तीनों थे वो यहाँ पे बर्फ के अंदर जम गए थे। मालोंग हम लोगों को बताता है कि वो सिर्फ इसीलिए बच गया क्योंकि वो क्लाउड टाइप क्लास के अंदर आता है। बेसिकली जितने भी क्लाउड टाइप के हैं उन सभी के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है फ्रीज के खिलाफ में, इसलिए मालोंग यहाँ पे पूरी तरीके से बच गया, नहीं तो ये लोग पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाते हैं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे सिचन के पास भी तो ये वाली क्लास है तो फिर वो क्यों जम गया, उतने टाइम पे वो सिर्फ वहाँ पे लाइटनिंग फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, उसने अपनी क्लास स्विच नहीं की थी, इसीलिए लपेटे में आ गया। पहले मैं गाली देने ही वाला था ऑथर को, लेकिन बाद में मैंने बुद्धि चलाया और मुझे समझ में आ गया क्यों सिचन यहाँ पे जम गया। खैर हम लोग उसी टाइम पे मालोंग के सामने उसकी मौत को देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल
फाइनल बॉस था वो आता है, जो कि पागलों की तरीके हंस रहा था, खी 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 करते हुए। वहीं पे लॉर्ड का भाई क्या डिजाइन है, माशाल्लाह भाई, इसको बना दिया एकदम। एडवेंचर टाइम की वो उस बर्फीले किंग की याद आ गई, उसका मुकुट चुरा लो तो उसकी शक्ति गायब। मॉलोंग ने इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया के अंदर पढ़ा हुआ था। ये क्लाउड मेज है जिसके पास यहाँ पे अटैक स्किल और साथ ही में कंट्रोल दोनों की एबिलिटी है। बेसिकली ये इसको मैनिपुलेट भी कर सकता है और स्नो का एक तरीके से यहाँ पे तूफान भी ला सकता है। ये एक नंबर का निहायती कमीना और चालाक है। इसको यहाँ पे अपने शिकार के साथ में खेलने में मजा आता है जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ देते। ये उन्हें एकदम से नहीं मारता, उनके साथ खेलता, उन्हें तड़पाता है। द फर्स्ट बोन स्केलेटन किंग, और ये था इस डंजन का असली लॉर्ड। खैर मॉलोंग तुरंत यहाँ से भागता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो इसका सामना नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सीचन इसको हैंडल कर सकता है। तो फिर मॉलोंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीचन को यहाँ पे आजाद करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो लॉर्ड है उसे यहाँ पे अपने शिकार के साथ में खेलना पसंद है, इसलिए वो यहाँ पे मॉलोंग को एक बार में नहीं मारता बल्कि उसके पैर के अंदर अपनी आइस को घुसा देता है, जिससे मॉलोंग नीचे गिर जाता है और आगे से दर्द में चीखने लगता है। तो फिर यहाँ पे इस बॉस को मजा आ रहा था। वो क्रिस्टल आइस सीधा यहाँ पे मॉलोंग की उस जगह पे घुसी थी जहाँ पे नस चढ़ती है पैरों में। इसे लेटेस्ट बन डिटेक्ट कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे गिव अप करना है क्या। मॉलोंग उसको मना करता है, जिसके बाद वो यहाँ पे सीचन की बर्फ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है अपने प्यूरिफाइंग ओरिजिन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे मॉलोंग एक सिंगल टारगेट के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको यहाँ पे रिमूव कर सकता है। बेसिकली ये बॉस की स्किल है। ये लोग जम गए हैं तो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक यहाँ पे इनका कूल डाउन या फिर जो बर्फ है वो पिघल नहीं जाती, और बर्फ यहाँ पे पिघलेगी नहीं क्योंकि ये जगह ही बर्फीली है। तो फिर जब तक कूल डाउन खत्म नहीं होता तब तक ये लोग कैद रहेंगे। और मॉलोंग अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो कूल डाउन था और उसको यहाँ पे कम कर रहा था, लेकिन तभी बॉस इसके हाथ के ऊपर हमला करता है और इस बार इसके दाहिने हाथ के ऊपर हमला करके आर पार कर देता है अपनी क्रिस्टलाइज को, जिससे प्यूरिफिकेशन यहाँ पे फेल्ड हो जाता है। तो बॉस को बड़ा मजा आ रहा था। ये भाई दांत फाड़ के हंस रहा है। फाड़ेगा कैसे, दांत ही तो बचे इसके पास, वही तो दिखा के हंसेगा। जिसके बाद ये और भी ज्यादा आइस बोन स्पाइक्स को बनाता है और उनको यहाँ पे मॉलोंग की तरफ रिलीज करने लगता है। तो रिस्ट बैंड उसका दिमाग और खाया जा रहा था। ये कहते भाई गिव अप कर दे रे, कब तक झेलेगा ये दर्द। इसके बाद हमें मॉलोंग का पास्ट दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स हर बार दिखाया जाएगा। मॉलोंग कहता है गिव अप कैसे कर दूं, क्योंकि मैं हमेशा भागता रहता हूँ। जब भी मेरा सामना यहाँ पे किसी ऐसे चीज से होता है जिसका मैं सामना नहीं कर सकता तो मैं वहाँ से भाग लेता हूँ और हमेशा से भागता ही रहा। इग्नोर किया गया, बेइज्जत किया गया, बुली किया गया और बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया गया। हम लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली है सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए, और सिर्फ एक ही मौका है हमारे पास अपनी किस्मत बदलने का, तो कैसे गिव अप कर दूं मैं। इसके बाद वो दोबारा प्यूरिफाइंग ओरिजिन का इस्तेमाल करता और इस बार पूरी जान लगा रहा था। ये उसी टाइम पे यहाँ पे बॉस अब उसका मजा पूरा हुआ तो वो सीधे मॉलोंग को खत्म करने वाला है। तो वो एक बार में पूरी ताकत के साथ में हमला करता है, लेकिन किस्मत से क्या, प्लॉट की मदद से यहाँ पे आखिरी मौके पे मॉलोंग पूरा जोर लगाता है और बर्फ को पिघला देता है। और जैसे ही सीचन बाहर निकलता है तो वो डिवाइन फ्लैश नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए मॉलोंग को पकड़ता है और तुरंत दूर हट जाता है, जिससे वो अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है। वहीं पे बॉस की उल्टी गिनती चालू, क्योंकि ये जितना हैरान हुआ है इसकी दुगनी फटेगी अभी। खैर मॉलोंग सीचन से कहता है इन दी एंड तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी नहीं, तुम खुद ही यहाँ पे आजाद हो गए। सीचन उसे कहता है नहीं, तुमने बहुत ज्यादा मदद की, अगर तुमने बाहर से यहाँ पे मदद ना की होती तो मैं इजीली उसे तोड़ के बाहर ना पाता और ज्यादा समय लगता मुझे। और वो उसे पूछता है कि तुम्हारी चोट ठीक है। मॉलोंग आगे से कहता है ब्लीडिंग रुक गई है तो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन हम लोग बॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसे बिल्कुल भी यहाँ पे खुला नहीं छोड़ सकते। और मॉलोंग ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। इसने इन लोगों को सिर्फ कुछ सेकंड का टाइम दिया और बॉस ने आगे से यहाँ पे मैसिव आइस बस्ट बॉम्ब को रेडी कर दिया और वो इनके ऊपर ये किसी भी पल गिरा सकता है। वहीं पे इसकी तुम हंसी देखो बस, तुम ये कितना ज्यादा खुश है ये बम गिराते हुए। मॉलोंग आगे से कहता है ये बॉम्ब तो पूरी की पूरी झील कवर कर लेगा, हम लोग इसको डॉज कैसे करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो बॉम्ब जैसे ही नीचे गिरता है तैसे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और धमाका बड़ा तगड़ा हुआ था। कहता कि बॉस के ऊपर भी प्रेशर आके गिरता है तो वो भी पीछे की तरफ खिसकने लगता है। और तभी बॉस की नजर यहाँ पे सीचन के ऊपर पड़ती है। तो फिर इसे यहाँ पे हैरानी हो रही थी कि ये चल क्या रहा है भाई, क्योंकि हम लोग सीचन को देखते हैं और इसने अपनी फॉर्म को यहाँ पे स्विच कर लिया था। ये डेथ हाउंड वाली फॉर्म के अंदर आ गया था और डेथ हाउंड यहाँ पे क्लाउड वॉरियर थे। तो फिर यहाँ पे इसे ऐसे से कोई भी अब फर्क नहीं पड़ता और इसका लेवल भी इतनी समय हाई है। तो फिर इसको देख के बॉस का रिएक्शन देखो तुम बस एक बार, कितनी तगड़े से फटी इसकी, जबरदस्त। और आगे से चीख देता है, कहते हो अरे मोरी मैया, इसी तरीके से ये चीखा, मैं लिख के देता हूँ ये बात। मॉलोंग भी इस चीज से हैरान हुआ था और वो सीचन से कहता है कि तुम तो यहाँ पे एक दूसरी टाइप की पावर को निकाल रहे हो, तुम्हें तो लाइटनिंग असैसिन होना चाहिए था ना। अब मुझसे ये मत ना कि तुम यहाँ पे करोड़ों में से कोई एक हो जिसके पास यहाँ पे डुअल क्लास रहती है और तुम डुअल क्लास अवेकनर हो। लेकिन हम लोग सीचन को देखते हैं जो कि मॉलोंग को झटका नहीं सीधा उसको हार्ट अटैक ही देना चाहता था, क्योंकि ये आगे से कहता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम तीनों को खतरे में डाला, लेकिन अब मैं और ज्यादा तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। जिसके बाद ये रक्षा भैया वाली फॉर्म के अंदर यहाँ पे स्विच मारता है और ये जैसे ही रक्षा भैया वाली फॉर्म के अंदर स्विच मारता है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना वगैरह वगैरह कितना बढ़ जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लोग मॉलोंग का रिएक्शन देखते हैं और इसकी फटके चार है। ये मन के अंदर सोचता है कितने राज दबाए बैठे हैं अभी, ये मत कहना कि लिंगी हमारी पहले ही भाभी बन चुकी है और तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसके साथ में। खैर मॉलोंग का इस तरीके से हैरान होना बिल्कुल सेंस बनाता है, क्योंकि अवेकनर यहाँ पे मुश्किल से ही बन पाते हैं, लाखों में से किसी एक को मौका मिलता है और अवेकनर के पास सिर्फ एक ही क्लास रहती है जो उनकी जिंदगी के साथ
हमेशा के लिए जुड़ जाती है। लेकिन बहुत रेयर में से रेयर केस ऐसे होते हैं जहाँ पे करोड़ों में से किसी ऐसे के पास एक मौका आता है कि वो अवेकनर दो क्लास को यहाँ पे अवेकन करे, जो उनको बहुत ही ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस के अंदर बदल देता है, जिनको डुअल क्लास अवेकनर्स माना जाता है। बहुत ही ना बराबर यहाँ पे लोग होते हैं जिनके पास डुअल क्लास अवेकनर टाइटल होता है। अगर ये टैलेंट किसी के बारे में पता चल जाए या फिर डिस्कवर किया जाए तो फिर कई सारी पावरफुल गिल्ड उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाने या फिर रिक्रूट करने के लिए उनके पैर तक चाटने तक रेडी हो जाती हैं। बट माय डूड, माय ब्रदर, माय भाई के पास तीन क्लास है, लाइटनिंग असैसिन, डेथ हाउंड, और ये वाली के दोबारे में पता ही नहीं ये कहां से निकाली भाई तुमने। और ऊपर से तीनों की तीनों ही यहाँ पे जबरदस्त हैं, कोई भी कमजोर नहीं, तीनों का ऑरा हाई पे है। कोई हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि रक्षा भैया वाली फॉर्म के अंदर स्विच मारते हैं। ये अब सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को एकदम मैक्स पे लेके जाता है, जिसके बाद ये बॉस के ऊपर पूरी ताकत के साथ में चार्ज करता है और बॉस के ऊपर बस एक ही स्लैश मारता है। वो पे मॉलंग अपने मन के अंदर सोचता है इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा, इतना खतरनाक ऑरा तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर नहीं दे रहा था जितना सीजन की ब्लेड से अकेले निकल रहा है। कोई पे हम लोग मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और इसकी तीवारा फटी, ये तीवारा चीखता, अरे मुनी भैया जान ही लोगे क्या भाई, कितना रखा है तुम्हारे पास, ये मत कहना चौथी फॉर्म में उससे खत्म करोगे मुझे, ये तो सिर्फ टचअप था। हम लोग सीजन को देखते हैं और ये जोक नहीं कर रहा भाई, ये आगे से जानते हो क्या अप्लाई करता है, ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक मोड, जिसके बाद हाइपर मास मोड, यानी कि स्ट्राइक इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये साला धरती चीर दे बीच से। तो स्केलेटन भैया किस खेत की मूली हैं, इनके तो दो टुकड़े हो जाते हैं कि झटके के अंदर, जिसके बाद ये किस्तों में नीचे बिखर के गिरता है। वही सीजन को इकट्ठे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और ये दोबारा लेवल अप कर लेता है, और साथ ही में इसे आइसबोन स्पाइक भी मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, जो कि ड्रॉप आइटम है। वही पे मॉलोंग सीजन से कहता है मेरे दोस्त तुम तो यार हीरो हो यार, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे भैया बोला तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमने तो बस एक झटके के अंदर इसको निपटा दिया, सी रैंक का मॉन्स्टर है ये। वही पे सीजन की रिएक्शन से पता चलता है कि वो इसको डिवोवर करना चाहता है, तो वो मॉलोंग से कहता है कि वो दोनों अभी भी जमे हुए हैं, अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बची हुई तो फिर जाओ और जाके उन्हें बचाओ भाई। तो मॉलोंग को याद आता है कि वो तो उन दोनों के बारे में भूल ही गया भाई, जिसके बाद वो भागते हुए जाता है उन दोनों को बचाने के लिए, ये कहते हुए भैया रुको रो आ रहा हूं मैं। इसके बाद सीजन स्केलेटन बॉस के मुंह की तरफ देखता है जिसके ऊपर डिवोरेबल का नोटिफिकेशन आ रहा था, तो सीजन उसको भी यहाँ पे डिवोवर कर लेता है, और उसको डिवोवर करने के बाद में इसको यहाँ पे बोन स्केलेटन किंग का कार्ड मिलता है, जो कि यहाँ पे डेथ हाउंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लाइटनिंग असैसिन और रक्षा भैया वाली फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन कुछ ना से तो कुछ ही बेहतर है। जिसके बाद सीजन यहाँ पे उस कैमरा बोर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है कि अभी तक उसने जो भी यहाँ पे कुछ दिखाया वो सब कुछ बाहर पब्लिक के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ मालोंग को पता रहेगा, और मालोंग तो बताएगा नहीं किसी को, इसलिए सीजन को अभी किसी बात की चिंता नहीं करनी है। उसी टाइम पे सीजन के पास में नोटिफिकेशन आता है कि उसकी क्लास की जो प्रोफेशनसी है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि उसको यहाँ पे एक स्टार मिलता है जिसको वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकता है, जिससे सीजन हैरान होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी क्लास की प्रोफेशनसी यानी कि जो काबिलियत है उसको भी इंक्रीज कर सकता है। जिसके बाद हम लोगों को डिंग की टीम का हाल दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जायंट डिवरिंग फ्लोरा से हुआ था, फ्लोरा को तुम लोग एक तरीके से फूल समझ लो, ये भी मेज था, ये सभी मिलकर उसको यहाँ पे रेस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो हिले डुले नहीं और यहाँ पे डिंग को मौका दे सके फाइनल स्ट्राइक मारने का। हालांकि इस फ्लोरा की ताकत काफी ज्यादा थी, यहाँ पे जो स्टार वॉरियर था उसके भी पसीने निकले जा रहे थे। वो कहता है कि उन लोगों ने आज तक कभी भी ऐसे मॉन्स्टर का सामना नहीं किया जब वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर गए हुए थे, यहाँ तक कि वो लोग उसके डिफेंस को भी तोड़ नहीं पा रहे, वो इजिली यहाँ पे इनके अटैक्स को टैंक कर रहा है। जिसके बाद वो इनके ऊपर अपनी बेल से हमला करता है और एक झटके के अंदर ही इनको नीचे गिरा देता है। इसलिए ये सभी आगे से कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, इसके खिलाफ तो हमारे जीतने के कोई चांस नहीं है। जिस पर स्टार वॉरियर आगे से कहता है कि वो लोग सिर्फ अपने गिल्ड मास्टर के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग डिंग को देखते हैं जिसके ऊपर 2 मेज लगे हुए थे और वो उसको यहाँ पे बफ देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इसकी स्ट्रेंथ भरपूर मात्रा में बढ़ जाते हैं। ये उन दोनों से कहता है इतना काफी है। जिसके बाद वो तेजी के साथ में फ्लोरा मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक मारता है। जिसके बाद अपनी न्यूक्लियर वॉरियर वाली पावरफुल स्किल का यूज करते हुए उस फ्लोरा मॉन्स्टर को यहाँ पे जला देता है, जिसके के साथ डिंग की टीम ने भी यहाँ पे जो अपना मेज था उसको भी क्लियर कर लिया था, जिससे ये सभी लोग खुश हो जाते हैं और इनको तो यही लग रहा था कि फर्स्ट पोजीशन इनको ही मिलने वाली है, क्योंकि इनको ये सब कुछ करने में सिर्फ 35 मिनट लगे थे, जबकि इसी डंजन को क्लियर करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 1 घंटे की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 35 मिनट के अंदर कर दिया, तो फिर इन्हें परफेक्ट स्कोर मिलेंगे। तो ऑफकोर्स फर्स्ट पोजीशन इन्हीं को ही मिलने वाली है। जिसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अपने ऊपर गिव अप कर दिया था, तो ये भाई पूरी तरीके से ट्रॉमाटाइज हो चुके थे कि डर के मारे कांप रहे थे। इन्होंने तो पूरी तरीके से गिव अप ही कर दिया था कि वो दोबारा किसी डंजन के अंदर जाएंगे। वहीं पे गोंग की नजर जैसे ही यहाँ पे सीजन और उसकी टीम के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये साले लूजर के लूजर ही रहेंगे, इसलिए सीजन को उंगली करने के लिए आगे बढ़ता है। ये कहते हुए ओह देखो तो ये लोग तो अपना असेसमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाए, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम सभी लोग बाहुबली हो क्या। हालांकि टिंग उसको वापस बुला लेता है क्योंकि यहीं पे ही वॉइस चेयरमैन आ रहा था। जिसके बाद हम लोग काल को देखते हैं जो कि तालियां बजाते हुए आ रहा था और वो तारीफ के पुल बांधे दे रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हारी तो परफॉर्मेंस कमाल की थी, मैं तो धन्य ही हो गया। और वो डायरेक्ट डिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, साला बीच में खड़ा था इसलिए वो आगे बढ़ रहा था। हालांकि गोंग आगे से कहता है कि देखो ये तो तुम्हारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है, ये तो इस समय पूरी वर्ल्ड के अंदर पावरफुल मैन बना जाएगा। जिसके बाद डिंग अपना हैंड से करने को हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन काल इसको इग्नोर करते हुए सीजन की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि तुम बड़े कमाल के बंदे हो यार, तुमने तो पूरा
रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। तुमने डी रैंक की डीमन केव को बस 21 मिनट के अंदर क्लियर कर दिया। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी ये चीज कर नहीं पाते हैं, उनका भी पसीने निकल जाते हैं, लेकिन तुमने कर दिखाया। जिससे गांव को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है उसकी तो चीख निकल जाती है। वो आगे से कहता है ये हरामखोर जो कि कचड़ा है, इन लोगों ने सिर्फ 21 मिनट के अंदर डी रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया। वहीं पे लोग सीजन के ग्रुप को देखते हैं, ये तो धन्य हो चुके थे काल से मिलके। वहीं पे सीजन यहाँ पे काल के बारे में सोचते हुए कहता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल फिगर है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन ये साला यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे ये सीजन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में भूलूंगा नहीं, जिसके बाद ये पीछे मुड़ के डिंग से कहता है कि तुमने मैं काफी अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारी जो लीडिंग कैपेबिलिटीज है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाएंगी इस उम्र के हिसाब से। वहीं पे वो डिंग के फादर से कहता है कि तुमने अपने बेटे को काफी अच्छे से सिखाया है, हालांकि ये तो अपने बेटे को गुस्से से घूर रहा था। इसके बाद ये तो यहाँ से कट लेता है, ये कहते हुए कि मैं चला, तुम लोग अपना बाकी प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना। वहीं पे वो प्रिंसिपल से कहता है कि आपने तो इस बार यहाँ पे जैकपॉट मारा है, दो यहाँ पे पावरफुल बंदे मिले हैं आपको। इसके बाद हम लोग बुड्ढे जुबान को देखते हैं जो कि यहाँ पे असेसमेंट के रिजल्ट को बताने के लिए आया हुआ था, और क्योंकि दोनों ही टीम ने यहाँ पे टाई किया है, परफेक्ट स्कोर मारे हैं, ऑफ कोर्स हरामी बना दिखा रहे हैं। सीजन ने कम टाइम लिया है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पे जो इनाम था उसको यहाँ पे बांट देते हैं दोनों टीम्स के अंदर। हालांकि दोनों ही पास हुए हैं, दोनों को ही यहाँ पे एम्पायर गिल्ड के अंदर जाने का मौका दिया जाएगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, इसलिए इन दिनों के लिए यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं था, ये तीनों खुश थे। यहाँ तक गिटिंग की जो टीम थी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन उसी टाइम पे डुआन आगे से वो बात बोलता है जो कि सीजन को चुक जाती है। वो आगे से कहता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो आधा आधा बांटा जाएगा, बेसिकली यहाँ पे जो 1 मिलियन है वो आधे आधे बांटे जाएंगे डिंग और सीजन के बीच में, इसलिए उन दोनों का ही मुंह बन जाता है। सीजन का खास तौर पे बनता है क्योंकि उसको यहाँ पे अपना लोन जो पे करना था, अगर वो आधा ही देगा तो फिर उसके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। वो बिटिंग के लिए ये वाली बात प्राइड की बात थी, वो उसके गर्व के ऊपर छती दे रहा था, तो वो आगे से कहता है एक जगह पे सिर्फ एक ही चैंपियन हो सकता है, इसलिए वो सीजन के साथ 1v1 टाई ब्रेकर करना चाहता था। जिसपे बुड्ढे जुबान के साथ साथ गोंग लुई हैरान हो जाता है कि मालिक हमारी काहे ले रहे हो, तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन हमको तो ना घसीटो इसमें। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और कार वो भी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि अब ये क्या करवाएगा। वो बुड्ढा जुबान तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो डिंग से कहता है फालतू की बकवास ना करो, असेसमेंट पहले ही खत्म हो चुका है और ये सबसे बढ़िया आउटकम निकलेगा जो मैंने किया है, और उसके अलावा सीजन कभी भी यहाँ पे टाई ब्रेकर के लिए हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन उतने में हम लोग सीजन को देखते हैं और वो आगे से कहता है अगर वो जीतता है तो फिर क्या उसे पूरा का पूरा 1 मिलियन पैसा मिलेगा। जिसपे बुड्ढे जुबान के लगते हैं कि साला मैं इन लोगों की यहाँ पे सेटिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साला आपस में लड़ने को तैयार है। तो टिंग उसे कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो सारे के सारे ले लो। वह पे काल आगे से कहता है कि मजा तो खत्म ही नहीं हो रहा, अभी परफॉर्मेंस तो बढ़ती ही जा रही है, लगता है कि 1-2 दिन और रुकने पड़ेंगे। वह पे चंडिंग से कहता है कि बताओ हमें यहाँ पे स्कोर कहाँ पे सेटल करना है। बेसिकली ये लोग ट्रेडिशनली 1v1 नहीं करेंगे, ये लोग किसी यहाँ पे डंजन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे, जो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करेगा उसको विजेता माना जाएगा। वहीं पे हम लोग जीलिंग को देखते हैं जो कि सीजन से कहता है मुझे लगा था कि तुम बस फर्स्ट प्लेस लोगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि तुम तो साला रिकॉर्ड ही तोड़ दोगे और परफेक्ट स्कोर यहाँ पे हासिल करोगे। तुम तो पूरी तरीके से टीवी पे छाए हुए हो, ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे बढ़िया डिसीजन लिया है, तुम्हें मुझे यहाँ पे पे बैक करने की जरूरत नहीं है, उसको मेरी तरफ से यहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट समझो मैंने तुम्हारे ऊपर जो की है। हालांकि सीजन उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, कर्जा कर्जा होता है और मैं किसी भी कीमत पे उसको यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पे तुमको सिर्फ 2 चीजें बताने के लिए आया हुआ हूँ। पहला, यहाँ पे जो पेमेंट मिलनी थी वो यहाँ पे डेडलाइन के साथ में नहीं हुई है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, यानी कि 1 महीने की थोड़ी सी और मोहलत दे दो। जिसके बाद वो वही बात बताता है कि ग्रेजुएशन असेसमेंट खत्म हो गया है, उसको फर्स्ट प्लेस भी मिला, लेकिन यहाँ पे 2-2 थे तो फिर उसे सिर्फ आधा ही पैसा मिला है, इसलिए उसने यहाँ पे दूसरे चैंपियन के साथ में टाई ब्रेकर किया है, जो कि 1 महीने के बाद में किसी वाइल्ड डीमन केव के अंदर होगा, वो भी स्कूल के बाहर, यानी कि ये लोग किसी अनजान डीमन केव के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पे स्कूल का कोई भी रूल नहीं है। आई मीन स्कूल नजर रखेगा लेकिन स्कूल उस चीज को कंट्रोल नहीं करेगा, ये लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अगर इनके ऊपर कुछ भी हुआ तो ये इन्हीं की ही जिम्मेदारी रहेगी। इसीलिए जिलिंग भी आगे से हैरान होता है कि तुम तो एक जंगली डीमन केव के अंदर जा रहे हो, तुम में से कोई भी अभी तक यहाँ पे प्रोफेशनल गिल्ड ट्रेनिंग से नहीं गुजरा है और ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। सीजन उससे कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं 1 महीने के अंदर ही यहाँ पे बचे हुए पैसे वापस जीत लूंगा और तुम्हें लौटा दूंगा। साथ ही में उसे डीमन केव के अंदर से जितने भी मटेरियल मिलेंगे वो सारे के सारे मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, जिसको तुम इंटरेस्ट से समझ लेना, जो मैंने 1 महीने की मोहलत मांगी है उसके लिए। जिलिंग अपने मन के अंदर समझ आता है कि सीजन के अंदर जरा सा भी डर नहीं है, उसे पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पे जाएगा और जीत के वापस आएगा, उसको सिर्फ अपने डेट और इंटरेस्ट के बारे में फिक्र है बस। और फिर सीजन जिलिंग से कहता है कि मैं यहाँ पे एक और चीज तुम्हें बताने के लिए आया हूँ जो कि इस चीज से कई गुना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद सीजन यहाँ पे जिलिंग से कई सारी बातें कहता है और सीजन जैसे जैसे बातें कहते जाता है वैसे वैसे हम लोग जिलिंग के चेहरे का रंग उड़ता हुआ देख पाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, घबरा के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो हमें नहीं बताया जाता कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, लेकिन हमें जिलिंग के चेहरे से पता चलता है कि इसे बहुत ज्यादा कुछ खास बात पता चली है जिससे ये घबरा गया है। इसके बाद हम लोग सुयुन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल से बाहर निकलती है और इसे भी पता था कि आज सीजन का ग्रेजुएशन असेसमेंट है और आज यहाँ पे रिजल्ट बाहर निकलेंगे। इसके बाद हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब सीजन को पता चला था कि उसके अंदर भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कि वो यहाँ पे अवेकन बन सकता है, इसलिए उसको यहाँ पे नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया था और वो इस बात को लेके काफी ज्यादा खुश था। यहाँ तक कि सुयुन भी खुश
थी कि सीजन भी उनके पेरेंट्स की तरीके अब यहाँ पे एक अवेकनर बनेगा। वह सीजन को इस बात से खुशी थी कि वो अवेकनर बन के कई सारे पैसे कमाएगा, जिससे उनकी लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होगी और शायद से उनके पास ऐसे मौका मिल जाए कि उनके मॉम एंड डैड यहाँ पे डिसअपेयर क्यों हो गए। तो ये हुआ था इसकी फैमिली के साथ में, इसके मॉम एंड डैड यहाँ पे डिसअपेयर हो गए थे और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। इसलिए सुयुन भी काफी ज्यादा खुश थी। हालांकि इतने दिनों के बाद ही नहीं, जब सीजन को यहाँ पे अवेकनिंग के लिए बुलाया गया था तो वो कोई भी टैलेंट अवेकन नहीं कर पाया था, तो वो काफी ज्यादा निराश था। हालांकि वो खुद भी यहाँ पे मायूस नहीं होता और वो अपनी बहन से कहता है कि उसको बस थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी है और सब कुछ ठीक होगा। इसलिए सियोन को पता है कि सीजन ने पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे फेल ही रहा अपने टैलेंट को अवेकन करने में। इसलिए सियोन को लगता है कि सीजन काफी ज्यादा उदास होगा जब वो हर किसी को यहाँ पे उससे आगे निकलता हुआ देखता होगा। इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं बताता। उसी टाइम पे सियोन के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो कि उसे बताती है कि इस साल नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ने दो जीनियसेस को बाहर निकाला है। उन दोनों ने यहाँ पे परफेक्ट स्कोर को हासिल किया है और यहाँ तक कि गिल्ड अलायंस का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आया हुआ था और उनकी तारीफ की थी वगैरह वगैरह। उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक लौंडा आता है और ये हरामखोर है साला। इसको जब भी देखता हूँ 4 गालियां देने का मन करता है, वो भी इतनी गंदी गंदी कि यूट्यूब शर्मा जाए। तो मैं पता चलेगा कि मैंने इसको इतने ज्यादा नफरत क्यों दी। नफरत क्या, मैं तो इसको खत्म ही कर दूं। खैर ये सियोन से कहता है कि मैंने प्राइवेट पेंट हाउस के अंदर एक रूम बुक किया है, आज रात तुम 8 बजे तक फ्री होगी ना। हालांकि सियोन के चेहरे से हमें साफ पता है कि उसका मुंह बन गया और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती इसके साथ जाना, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है और सीचन के बारे में सोचते हुए कहती है कि यहाँ पे सीचन ने कई सारे दोस्तों को देखा होगा जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किए हैं, लेकिन शायद से वो अभी तक अवेकन भी ना हुआ हो, तो फिर उसका दिल यहाँ पे काफी ज्यादा दुखा होगा। मुझे उसके लिए यहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा ताकि वो खुश हो जाए। रात के टाइम पे हम लोग सीचन के घर पे देखते हैं तो सीचन हैरान ही हो गया था कि सुयुन ने बस एक दिन के अंदर इतना सारा खाना बना कैसे दिया, वो भी एकदम हाई लेवल का। विशाल आंखों के सामने 56 भोग रखे हुए हैं। वहीं पे जब वो लोग खाना खा रहे थे तो फिर न्यूज से यहाँ पे अवेकनर्स के बारे में बताया जा रहा था और साथ में यहाँ पे जीनियस के बारे में भी जिन्होंने यहाँ पे परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। ऑफकोर्स सीचन और डिंग के बारे में बात हो रही थी। वहीं पे ये सारी बात हाई वॉल्यूम पे थी तो फिर इन दोनों को सुनाई दे रही थी। हालांकि सीचन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सुयुन को यह लगता है कि उसका भाई यहाँ पे टफ बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रोने न लगे सुयुन के सामने। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी हिंट नहीं दिखा रहा था कि इसको कोई भी दिक्कत हो रही है। जो न्यूज एंकर थी वो बता रहे थे कि इस बार तो दो जीनियस बाहर निकले हैं। यहाँ तक कि जो कार्ल है उसने भी यहाँ पे उन लोगों को बधाई दी है। जिसके बाद कार्ल ऑफिशियली यहाँ पे उन दोनों के नाम बताता है। सबसे पहले वो सीचन का नाम लेता है और ये नाम सुनते ही सियोन पीछे मुड़ के देखती है कि कौन है भाई, किसका नाम लिया जा रहा है। तो अब जाके सियोन को पता चलता है कि सीचन वो जीनियस में से एक है जिसने यहाँ पे परफेक्ट स्कोर हासिल किए हैं। इसके बाद यहीं से सीन सेट होकर डिंग के फादर के ऊपर आ जाता है जो कि यहाँ पे डिंग को मार रहा था, वो भी चाबुक से। ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सेट किया था, यहाँ तक कि कार्ल को भी बुलाया था, ऑडियंस बुलाई थी, उन सभी को बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस दे नहीं पाए जो तुम्हें देनी थी। तुम जीत नहीं पाए, तुम किसी ऐसे से हार गए जिसके पास कोई भी औकात नहीं थी। अब से तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सको। जो मैं बोलूंगा वही तुम करोगे। टाई ब्रेकर के दौरान में जो कुछ भी होगा वो मैं सब कुछ रेडी करूंगा। तुम जाओगे, जीत के आओगे, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी तरीके से फर्स्ट प्लेस हमारी गोंग फैमिली के अंदर ही आना चाहिए। इसके बाद हम लोग सियोन को देखते हैं और इसे दोबारा यकीन नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने सीजन का ही नाम लिया है क्या। तो वो पीछे मुड़ के सीजन से पूछती है क्या ये लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं क्या। तो सीजन आगे से कहता है हाँ, ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो सियोन इतना ज्यादा हैरान होती है कि उसके हाथों से चम्मच नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हुई थी कि उसका भाई जो कि यहाँ पे इतना ज्यादा कमजोर था वो डायरेक्ट यहाँ पे ना ही सिर्फ अपने असेसमेंट को कंप्लीट किया है बल्कि वो पूरी टीम को ही जिताया है, वही परफेक्ट स्कोर के साथ में। यहाँ तक कि कार्ल भी उसकी तारीफ कर रहा है। इसलिए वो खुशी के मारे अपने टसुए बहाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुमने आखिरकार कर दिखाया। इसके बाद हम लोग उसी रात का सीन देखते हैं जब यहाँ पे ग्रेजुएशन असेसमेंट खत्म हुआ था। हम लोग कार्ल को देखते हैं जो कि यहाँ पे कोई चीज कर रहा था और वो किसी के साथ आया हुआ भी था और वो उससे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन के क्या हालात हैं। तो फिर वो और कोई नहीं यहाँ पे लिंगियो थी जो कि एक फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अभी तक सिर्फ उन लोगों को यही बात पता चली है। फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि डिवोवर का टाइटल था, बेसिकली ये सीजन के ही रिलेटेड है या फिर नहीं भी, सिर्फ डिवोवर इस पे लिखा हुआ है। ऑथर हमको सी समझता है कि हम लोग इतनी जल्दी बहल जाएंगे ना बेटा ना, हम लोग बहुत हाई लेवल पे बहुत कुछ देख लिया जैसा हमने, कुछ नया लेके आओ। खैर लिंगियो फाइल आगे बढ़ा के यही बताते हैं कि अभी तक उन्हें यहाँ पे एक सिंगल ट्रेस नहीं मिला है किसी भी चीज का। इसलिए लिंगी को ऐसा लगता है कि उनको भी पता चल गया है कि ये लोग अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको यानी कि जिनको ये लोग ढूंढ रहे हैं, जिनके बारे में पता लगा रहे हैं। कार्ल उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, चलो खाना खा लो। और यही बात मुझे समझ में नहीं थी कि ये साले हैं कौन, ये लोग क्या पता लगा रहे हैं, इसलिए कुछ अजीब सी फीलिंग आती है इनको देख के। तो फिर लिंगी आगे से बताती है कि उसे एक और चीज के बारे में पता चला है। उसको यहाँ पे सस्पिशियस इंडिविजुअल दिखाया है जो कि हाल ही में उससे मिला भी है और थोड़े से ही समय के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो कुछ ज्यादा
ज्यादा ही हाई लेवल की है, कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ में वो आगे बढ़ रहा है। और ऑफ कोर्स ये लोग सीजन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट सीधा टावर पे आया है, जिसके बाद डायरेक्ट हमको सीजन दिखाया जाता है जिसका लेवल इतने समय 17 था और ये दोबारा निमोनिक टावर के अंदर आया हुआ था। वही सीजन हम लोगों को बताता है कि उसने जगह पे आधे महीने से ज्यादा बिताया है और उसने एक तरीके से यहाँ पे जितने मॉन्स्टर है उन सभी को वाइप आउट कर दिया था, इसलिए अब वो यहाँ पे काफी इजीली फाइट कर पाता है। यहाँ की जो हाई ग्रेविटी है उसको यहाँ पे एडजस्ट करके। साथ ही में सीजन को पता चला था अगर वो किसी क्लास को ज्यादा यूज करता है तो वो उसकी प्रोफेशंसी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। उसी हिसाब से अगर वो जिस भी क्लास को ज्यादा यूज करेगा उसकी प्रोफेशंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। और अभी तक सीजन की कोई भी क्लास यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंची है। वो सीजन स्टार को भी यूज करना सीख गया था। वो जिसमें यहाँ पे स्टैट के अंदर इस स्टार को लगा देगा, एग्जाम्पल के अगर वो स्पीड के अंदर इस स्टार को लगा दे तो उसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी और वो यहाँ पे एक ए रैंक की असैसिन की स्पीड तक का यहाँ पे मुकाबला कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद सीजन अभी तक यहाँ पे इस फ्लोर के जो लॉर्ड है बेसिकली ये लायन, उसको एक फाइनल ब्लो तक नहीं दे पाया, उसको छू तक नहीं पाया है ये। जिसके बाद हम लोग लाइनस को देखते हैं जो कि सीजन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। तो सीजन आगे से अपनी गॉड स्पीड का यूज करते हुए उन सभी को डॉज करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे लॉर्ड की तरफ हमला करने को आगे बढ़ा था, ये कहते हुए कि वो डायरेक्ट लॉर्ड के ऊपर ही हमला करेगा। लेकिन सीजन जैसे ही लॉर्ड के पास में पहुंचता है तो लॉर्ड आगे से यहाँ पे टेलीपोर्ट मार जाता है और उससे कहीं दूर पे जाके अपना टेलीपोर्ट खोलता है और वहां पे निकलता है। वो सीजन को ये भी पता चला था कि ये लगातार अपनी पोजीशन को यहाँ पे बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन इनकी जो फॉर्मेशन है वो कभी भी नहीं टूटती, यानी कि लॉर्ड पीछे ही रहता है तो वो पीछे ही रहेगा और वो हमला करने के लिए यहाँ पे लायनस को भेजेगा तो सिर्फ वही यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ेंगी। लायन उससे हमेशा दूरी पे रहता है ताकि जब भी वो यहाँ पे हमला कर सके वो यहाँ पे डॉज कर पाए। और वो आज तक कभी भी यहाँ पे सीजन के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया है, वो सिर्फ यहाँ पे लायनस को हमला करने के लिए भेजता है। इसलिए सीजन अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लायन किंग की यहाँ पे क्लास क्या है, ये कहाँ से आता है, इसके पास कौन सी क्लास है। जिसके बाद एक लायनेस यहाँ पे सीजन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ती तो सीजन उसके ऊपर यहाँ पे अपनी लाइटिंग ड्रैगन की मदद से हमला करता है, लेकिन वो उसको यहाँ पे पूरा खत्म कर पाता उससे पहले यहाँ पे जो लॉर्ड था वो यहाँ पे उस लायनेस को टेलीपोर्ट कर लेता है अपने पास से। और सीजन जब भी यहाँ पे किसी भी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता लॉर्ड उसको यहाँ पे टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेता। जिसके बाद अगले ही पल दूसरी लायनेस यहाँ पे सीजन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ती। सीजन उनके ऊपर भी पूरी ताकत से हमला करता है लेकिन वो भी यहाँ पे इजिली टेलीपोर्ट हो जाती है और दोबारा यहाँ पे लायन किंग के पास में पहुंच जाती है। जिसके बाद इसी तरीके से वो यहाँ पे फॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए लगातार सीजन के ऊपर हमला करती रहती है और एक टाइम पे जाके सीजन यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है, थक जाता है, तो फिर उसके लिए फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है और सीजन को समझ में आ जाता है कि लायन किंग सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। लेकिन तभी सीजन को समझ में आता है एक सेकंड, जिसके बाद वो अटैक को डॉज करता है और खुद से कहता है कि वो उनकी स्पीड को यहाँ पे आउट मैच करने की कोशिश क्यों कर रहा है जब वो यहाँ पे अपनी क्लास को चेंज करके इनको जमा ही सकता है। जिसके बाद सीजन आगे से यहाँ पे स्केलेटन बोन वाले होस्ट फॉर्म वाली क्लास का इस्तेमाल करता है और आगे से ये फॉर्म लेता है फोस्ट बॉन्ड लीच किंग, नाम बदल गया है, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी फॉर्म भी दिखाई जाती है और इसका कार्ड भी दिखाया जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं है, कुछ और दिखाओ। जिसके बाद सीजन डायरेक्ट फाइट की जगह पे वो उनके ऊपर यहाँ पे स्पैमिंग का इस्तेमाल करता है और अंधाधुन इनके ऊपर यहाँ पे आइस स्पाइक क्रिस्टल बरसाने लगता है, जिससे वो सभी यहाँ पे जान बचा के भागते हैं और लायन किंग की तरफ आने लगते हैं। वो सीजन हम लोगों को बताता है कि जो मेजर्स रहते हैं वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर वीक रहते हैं लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज अटैक काफी ज्यादा बढ़िया रहते हैं। जिसके बाद सीजन इसी की मदद से यहाँ पे जो आइस स्पाइक क्रिस्टल थे वो यहाँ पे लायन किंग की तरफ भी छोड़ता है तो लायन किंग सभी के साथ में वहां से टेलीपोर्ट होता है और दूसरी जगह पे निकलता है। लेकिन सीजन ने अब चारों तरफ से उनको यहाँ पे घेर लिया था और जब सीजन इन सभी को एक साथ एक जगह पे ले आता है तो वो आगे से अपना लॉन्ग रेंज अटैक रोकता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्टिक नोवा करके एक बॉम्ब बनाता है जो यहाँ पे स्केलेटन किंग ने भी इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वो उस बम को यहाँ पे उनके ऊपर दे मारता है जिससे लायन किंग की फटी। वो आगे से कहता है तो चीटिंग है यार, तुम क्लास स्विच कर लोगे, ये तो गलत बात है यार, ये हमारे बीच में डील नहीं हुई थी, तुमने कहा था तुम सिर्फ लाइटनिंग असैसिन का इस्तेमाल करोगे, ये गलत बात है। लेकिन लायन किंग बेचारा क्या ही कर पाता, जब उसके ऊपर इतना बड़ा बम आगे गिरता है तो पूरी तरीके से वो जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये सारे के सारे उसी के अंदर जम जाते हैं। जिसके बाद सीजन दोबारा यहाँ पे रक्षा भैया वाली फॉर्म के अंदर स्विच मारता है और इस बार अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है और एक बार के अंदर ही जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर थे उन सभी की यहाँ पे धज्जियां उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है उनके, जिससे अब वो सभी यहाँ पे मारे जाते हैं। वो सीजन डायरेक्ट 17 से 24 लेवल पे आ गया था। साथ ही में उसको यहाँ पे हार्ट और फैंटम बोन जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो अलग से, साथ ही में लायन किंग के ऊपर यहाँ पे डिवोवर का नोटिफिकेशन भी आ रहा था। जिसके बाद सीजन उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है और मन के अंदर पूछता है कि तुम्हारी क्या क्लास है। लायन किंग को पूरी तरीके से डिवोवर करने के बाद में हमें यहाँ पे इसका कार्ड दिखाया जाता है तो ये स्टार बीस्ट टेमर था। सिंपल शब्दों में इसके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की एबिलिटी थी, यानी कि ये फोर्सफुली किसी भी स्टार बीस्ट के साथ में अपना यहाँ पे पैक्ट बना सकता था, जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे थे। जिसके बाद ये उनको यहाँ पे कंट्रोल कर सकता था और इसके पास में टेलीपोर्ट करने वाली भी एबिलिटी थी। ये किसी भी अपने पैक्ट यानी कि बीस्ट को जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो ये अपने पास उनको यहाँ पे फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट कर सकता था, जैसा कि ये लाइनोस के साथ में कह रहा था जब भी वो मरने वाले होते थे जो उनको अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता था। टेमर ये पहली क्लास थी जिसके बारे में सीजन को पता भी नहीं था, उसने ये क्लास आज तक पहले कभी भी
नहीं देखी थी। वहीं पे अब सीजन को सब कुछ समझ में आ रहा था कि इसके एट्रीब्यूट, इसकी फॉर्मेशन कैसे काम कर रही थी, क्योंकि ये बार बार अपनी ट्रैवल एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था और लायनेस को अपने पास बुला ले रहा था जब भी उनकी जान पे खतरा आता था। इसके बाद ये वाला फ्लोर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो फ्लोर यहाँ पे बदल जाता है और सीजन एक दूसरे फ्लोर पे आ जाता है और ये वाला रेगिस्तान की तरीके था। हर तरफ खालीपना और मायूसी भरी हुई थी और ये जगह पूरी तरीके से बंजर थी। और तभी सीजन के सामने सेकंड फ्लोर का यहाँ पे दरवाजा आता है, इसके जरिए वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा। बेसिकली जगह यही रहेगी लेकिन वो सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा। होता नहीं लॉबी बदल जाती है नेक्स्ट सीजन आने पे, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन तभी सीजन को किसी के गुराने की आवाज सुनाई देती है तो सीजन पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे हड्डियों के ढेर के अंदर कोई यहाँ पे दो आंखें दिखाई दे रही थी और ये एक शेर का बच्चा था जिसको यहाँ पे बेड़ियों में बांध के रखा गया था। सीजन उसकी तरफ देखता है और मन के अंदर सोचता है कि ये कैसे बच गया। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है और मन के अंदर सोचता है कि उसने यहाँ पे राजा को मारा है तो कोई भी यहाँ पे बचा नहीं रहना चाहिए, या फिर शायद से इसने लायन किंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था इसलिए ये बच गया। लेकिन सीजन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये जंजीरों से क्यों बंधा हुआ है, इसको यहाँ पे बांध के क्यों रखा गया। बेसिकली लायन किंग ने इसको बांध के क्यों रखा हुआ है। जिसके बाद सीजन इसके ऊपर हमला करता है लेकिन इसको नहीं मारता, वो सिर्फ जंजीरों को काटता है और इसको छुल्ला छोड़ देता है, ये कहते हुए कि मैंने तुमको तुम्हारी आजादी दे दी है, मुझे अच्छे से पता है कि अकेला होने पे कैसा फील होता है, अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। उसको समय के लिए तुम्हें अकेलापन सताएगा लेकिन धीरे धीरे करके तुम इसमें जीना सीख जाओगे। जिसके बाद सीजन नेक्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने ही वाला था उतने में ही सीजन के पास में बिस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे वो जो शेर का बच्चा था वो सीजन के साथ में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था, जिसके बदले में सीजन को यहाँ पे उसकी तरफ से 2 पैसे व्यूज मिलेंगे जिसके चलते वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ अपने एट्रीब्यूट शेयर कर सकते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे वो शेर का बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर यहाँ पे सीजन को भी एट्रीब्यूट शेयर मिलेगा और साथ ही में सीजन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में उसकी आंखों से यहाँ पे कैमरे की तरीके देख सकता है। जब भी वो खतरे में होगा तो फिर सीजन उसके पास टेलीपोर्ट हो सकता है, फिर उसको अपने पास बुला सकता है। जिसके बाद सीजन पीछे मुड़ के उस शेर की तरफ के देखता है तो वो आगे से कह रहा था कि भैया हमको लोगे कि नहीं लोगे अपने साथ। वह पे इसका नाम लियो था और ये लायन किंग था। सीजन उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो वो आगे से हाँ कहता है। सीजन उसे कहता है कि मैं जिस भी फ्लोर को कॉन्कर करूंगा वहाँ पे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहेंगे, तुम्हें चोट भी लग सकती है और तुम मारे भी जा सकते हो, क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहोगे। जिस पे ये हाँ बोलता है तो सीजन आगे से कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को बना लेता है। जिसके बाद वो लोग अगले फ्लोर के लिए निकल जाते हैं और सीजन उससे कहता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना जब मैं यहाँ पे बैटल के अंदर होऊंगा। जिसके बाद सीजन यहाँ पे जैसे ही फ्लोर के अंदर पहुंचता है तो ये फ्लोर को ज्यादा ही खतरनाक था, हर तरफ यहाँ पे लावा बह जा रहा था। वहीं पे लोग लियो को देखते हैं और इसे शौक चढ़ाया था लावा के अंदर अपना हाथ देने का, तो ये अपना हाथ लावा के अंदर देता है तो इसको खाने भर का मिल जाता है। वहीं पे सीजन इस फ्लोर के यहाँ पे मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा था, ये कहते हुए कि पता नहीं किस टाइप के मॉन्स्टर होंगे। उतने में कोई सीजन के ऊपर हमला करता और वो हथला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसके सीने को चीरते हुए पार निकल जाता है और एक झटके के अंदर ही ये मारा जाता है। जिसके बाद असल दुनिया में इसकी आंखें खुलती हैं और इसको यहाँ पे एकदम खतरनाक तरीके से दौरा आया था। ये पसीने में भीग चुका था बस यही सोच के कि कौन था वो भाई जो एक झटके के अंदर मार गया, इतने ज्यादा पावरफुल कॉम्बैक्ट पावर किसकी हो सकती है। जिसके बाद सीन उसे कहती है अगर उठ गए हो तो फिर बाहर आके नाश्ता कर लो। जिसके बाद ये रेडी होकर बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पे सीन ने इसके लिए नाश्ता बना के सब कुछ रेडी किया था। वहीं पे वो स्कूल जाते हुए उसे कहती है कि बर्तन धो के जाना जब तुम खाना खा लो और साथ ही में कपड़े भी बाहर डाल देना सूखने के लिए। और बेसिचन उसे पूछता है कि आज तो छुट्टी है ना, तुम कहाँ पे जा रही हो। तो वो आगे से कहती है मेरी समर जॉब है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो सीजन उससे कहता है क्या बोल रही हो, मैंने बोला तो था कि पैसों की दिक्कत खत्म हो गई है। तो वो उससे कहती है कि तुम आगे निकल रहे हो तो फिर मैं पीछे कैसे रह जाऊँ, अगर मैंने पूरा समर कुछ भी नहीं किया तो फिर मेरा समर वेकेशन पूरी तरीके से बोरिंग होगा, इसलिए मैं तो चली तुम कपड़े और बर्तन धो के जाना। तो इसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो वही काम कर रहा था जो उसे करने के लिए बोला गया था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि सियोन हमेशा से ऐसे ही थी, समझदार और अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी। उसके साथ जब भी रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बच्चा बन गया हूँ। वह सीजन अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे स्कूल खत्म होगा तो वो डिमन किंग रात के साथ में यहाँ पे फाइट करेगा, तब वो यहाँ पे सियोन की साइड पे नहीं रह पाएगा तो फिर उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा। तभी सीजन को कुछ याद आता है जिसके बाद वो थोड़ा सा फोकस करता है और यहाँ पे लियो को समन कर लेता है पोर्टल के जरिए। जिससे तो सीजन भी हैरान हुआ था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो यहाँ पे टावर के अंदर से कोई मॉन्स्टर बाहर भी समन कर सकता है। हालांकि लियो जैसे ही बाहर आता है तो वो मजे लेने लगता है और इधर उधर नुकसान खराब करने लगता है, बिल्कुल बिल्लियों की तरीके। पर सीजन हमारी तरीके ही वही काम करने वाला था जो हमने पहले ही सोच रखा है। वो लियो को यहाँ पे सियोन के साथ में छोड़ देगा और जब वो खतरे में होगी तो उसे यहाँ पे लियो के जरिए पता चल जाएगा और वो तुरंत ही लायन किंग की एबिलिटी का यूज करते हुए उसके पास टेलीपोर्ट हो जाएगा। और साथ में सियोन को यहाँ पे कुत्ते बिल्लियां को ज्यादा ही पसंद है तो फिर उसे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी लियो को लेने में। और तभी सीजन को किचन के अंदर से आवाज आती है तो ये अंदर जब झांक के देखता है तो फिर लियो ने कोहराम मचा दिया था और सीजन उसको देख के मन के अंदर यही सोचता है कि वो इसको एक्सेप्ट भी करेगी। इसके बाद हम लोग शाम के टाइम पे देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही कैमरा किसी ने धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बाद हम लोग एक अवेगनर को देखते हैं जो कि किसी के साथ फाइट कर रहा था और इसके हालात काफी ज्यादा खराब थे। तो फिर हम उसकी तरफ किसी को बढ़ता हुआ देख पाते हैं और इसने क्लॉ निकाल रखे थे वो भी अपने हाथों का यूज करते हुए। इसके बाद वो उस अवेगनर के ऊपर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। फिर इसकी आंखों के रिफ्लेक्शन से हम लोग यहाँ पे एक मुकुट देख पाते
आते हैं और पता नहीं क्यों ये मुझे यहाँ पे लियान युवे की याद दिला रहा था, वही जिसने यहाँ पे सीजन के साथ फर्स्ट चैप्टर में फाइट की थी, क्योंकि आगे से डिवोवरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था और इसको यहाँ पे डिवोवर कर रहा था। इसके बाद हम लोग सुयन को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे पता नहीं शायद से डिलीवरी वाला काम कर रही थी, क्योंकि ये किसी के लिए यहाँ पे बबल टी लेके जा रही थी, वहीं पे जिसमें जेली टाइप के मीठे गोले रहते हैं और बाकी कॉफी मीठी रहती है, और ये उसी गली से जा रही थी जहाँ पे वो डिवोवर यहाँ पे हमला किया था। तभी कोई सुयन के पीछे आता और उससे कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गई। खैर ये कोई मॉन्स्टर नहीं था, ये हरामखोर कुत्ते का पिल्ला था जो कि युन का पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया था। इसको देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है, मन तो होता हूँ पैनल के अंदर घुस को इसको इतना मारूं जमीन पे रगड़ दूं इसका मुंह में, उससे भी लेकिन मुझे चैन ना आए। खैर ये सियोन से वही बकवास करता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आए नहीं, इसलिए मैंने दोबारा कुछ बुक कर लिया। सियोन उससे कहती है तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे रहती हूँ? तो ये आगे से कहता है मेरा बाप हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट जो है। हालांकि सियोन उसको इग्नोर करती है कहते हुए कि चले जाओ यहाँ से और मुझे दोबारा मत दिखाई देना। तो ये सियोन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें पता भी है कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है कमरा बुक करने के लिए, और मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। सियोन उससे कहती है कि मैंने बोला था क्या करने के लिए, तूने किया ना। और इस तरीके से किसी के नेबरहुड में घुसना एक नंबर का घटियापना होता है, तू एक नंबर का कमीना है, तुझे ये बात पता नहीं क्या? तो ये अपना कमीनापन दिखाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही सियोन इसके मुंह के ऊपर अपना सर दे मारती है और उससे कहती है कि भाग जा यहाँ से और अपने बाप के पास जाके अपना दिमाग चेक करा, इससे पहले कि कोई खोल के ही रख दे। इसके बाद ये गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। तो इसके बाद जब ये घर पहुंचती है तो फिर इसको सीचन यहाँ पे लियो देता है, तो ये लियो को देख के खुशी हो जाती है और तुरंत ही इसको अपना मानने के लिए रेडी हो जाती है। सीचन उसे कहता है कि तुम इसको पाल लोगी ना? तो सियोन आगे से कहती है लेकिन ये तो शेर का बच्चा है, इसको मैं कैसे पालूं? और ऊपर से मैंने तो सुना था कि यहाँ पे जो सिर्फ एडल्ट लायन होते हैं उन्हीं के सर के ऊपर यहाँ पे बाल रहते हैं, एकदम घुराले टाइप में नहीं होते, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये शेरनी और ये शेर। तो लियो यहाँ पे बच्चा था तो फिर उसके यहाँ पे इस तरीके से घुंघरालू बाल नहीं होने चाहिए थे, उसके ये इतने ज्यादा लंबे क्यों है? हालांकि वो बाद में कहते किसे फर्क पड़ता है भी, तुमने यहाँ पे इसका अडॉप्शन सर्टिफिकेट सब कुछ रेडी किया ना। तो सीचन काफी ज्यादा खुश था कि यहाँ पे सियोन को लियो पसंद आया और उसे अपने साथ पूरा टाइम रखेगी, तो अब सीचन को यहाँ पे उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सीचन के पास में यहाँ गिल्ड सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ब्यूरो की तरफ से मैसेज आता है और उसके अप्रूवल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो उसने यहाँ पे एप्लीकेशन भेजा था, अब मैं इसे स्पॉइलर नहीं दूंगा, आगे तुम जान लेना। बस इसने कुछ चीज के लिए अप्लाई किया था जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब बस सीचन को यहाँ पे टिंग के साथ में यहाँ पे फाइट करनी और मैच को जीतना है, जिसके बाद सब कुछ इजिली चला जाएगा। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे रीमैच का होगा जहाँ पे टिंग और सीचन दोनों एक साथ जंगली डिमन लेयर के अंदर जाएंगे और वहाँ के बॉस को हराएंगे और देखेंगे कि किसके पास है असली बाहुबल। जिसके बाद हम लोग बुढ़े जुवान को दोबारा देखते हैं और इसको जब भी देखता हूँ थोड़ा थोड़ा मूड खराब हो जाता है। बुढ़ा जुवान लोगों को बताता है कि देखो भाई, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये डंजन तुम लोगों के लिए बढ़िया है, क्योंकि इसकी भी रैंक यहाँ पे डी के बराबर ही है और पिछले एग्रीमेंट के हिसाब से दो भी जो कैंडिडेट हैं वो सभी सेम ही डंजन के अंदर जाएंगे। और क्योंकि ये डंजन यहाँ पे अनफेमिलियर है, हमें भी नहीं पता कि अंदर क्या क्या हो सकता है, तो फिर यहाँ पे खतरा भी होगा, जिसको यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 हाई लेवल के गिल्ड मेंबर्स को बुलाया है जो कि ईस्टर्न किंगडम से आए हुए हैं। ये तुम्हारे साथ ही डंजन के अंदर जाएंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में एक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी जान खतरे में आती है तो, नहीं तो तुम अपने हिसाब से मस्त मौला होके घूमो। हम लोग यहाँ पे इवान को देखते हैं जो कि फ्लावर चांटर है। जिसके बाद हम लोग डिवाइन आई गिल्ड की कायो को देखते हैं जो कि फ्लेम शूटर है। जिसके बाद हम लोग यिनफेंग गिल्ड के एक तरफ से साथों को देखते हैं जो कि स्टार वॉरियर है। और जुवान उन लोगों से कहता है कि उन लोगों की जो स्कोर है वो डिपेंड करेंगे कि वो लोग फर्स्ट आए या फिर सेकंड, जिसके जितने ज्यादा स्कोर होंगे वो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। वहीं पे हम लोगों को पता चलता है कि ये तीनों एग्जामिनर यानी कि ये तीनों साले यहाँ पे गांव की तरफ से भेजे गए हैं, यानी कि ये पक्का कुछ गड़बड़ करेंगे। तो प्रिंसिपल काल से कहता है कि आपकी ट्रिप तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी, आप यहाँ पे अभी भी क्या कर रहे हैं? जिसपे काल आगे से कहता है कि यार 2 जीनियस आपस में भिड़ने वाले हैं, इसको कैसे मिस कर दूं मैं? जाओ जाके 2 बोरा चिप्स लेके आओ। हाँ भाई, ये खाता रहता है बैठ के, जब देखो तब। इसके बाद बुढ़ा जुवान यहाँ पे मैच को शुरू करता है और उन दोनों से कहता है जाओ और जाके लठ गाड़ दो, दिखा दो कि दोनों में से कौन है असली बाहुबली। इसके बाद वो दोनों एक साथ डंजन के अंदर यहाँ पे एंटर होते हैं और साथ ही में ये तीनों भी यहाँ पे एंटर होते हैं। वहीं पे इन तीनों के एंटर होने के बाद में तुरंत ही सिचन के पास में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बता रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और एक हाई लेवल का मॉन्स्टर देखा गया है। और क्योंकि ये वार्निंग सिचन के पास में आ रही है तो फिर उस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ यहाँ पे ए से ऊपर की होगी, क्योंकि सिचन ने यहाँ पे बी रैंक के मॉन्स्टर को इजीली निपटा दिया है और अगर अपने तीनों फॉर्म का इस्तेमाल कर ले तो वो ए रैंक को भी इजीली निपटा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके। लेकिन ये वार्निंग यहाँ पे दी जा रही है जिसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर का लेवल एस से ऊपर का है। और अगर सोच रहे हो कि ये वार्निंग ऐसे है तो डिमन हार्ट की आंखें अभी भी इसकी आंखों के पास में है, तो उसी से ही ये वार्निंग आई है क्योंकि उसने सेंस किया होगा। सिचन को भी समझ में आ जाता है कि ये वार्निंग पहली बार आई है, तो इसका मतलब ये है कि सिड्डी रैंक की डंजन के अंदर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है जो कि छुपा बैठा हुआ है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे कोहरा काफी ज्यादा था, इसलिए कायो उन दोनों से कहती है कि नजर कैंडिडेट्स के ऊपर बनाए रखना, उन्हें बिल्कुल भी ओझल ना होने देना। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीरते हुए यहाँ पे वेनमस ट्रैपर एंट बाहर निकलती है। हाँ, ये इसी तरीके की दिखती है जो कि फ्लावर शूटर
भयंकर थी। डिंग जैसे उसको देखता है तो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर चार्ज कर देता है। सातो आगे से कहता है रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा बढ़िया थी, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर डंजन से पूरी तरीके से अलग हैं और स्कूल वाले के मुकाबलों में ये उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उनसे और भी कई गुना ज्यादा लीथल हैं। हम लोग उस एंड को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे वेनम शॉट का इस्तेमाल करती है। ऑफ कोर्स ये एसिड ही था। डिंग जल्दी से अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और उन एसिड शॉट्स को ब्लॉक करके सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके बीच से उसके 2 टुकड़े कर देता है। और क्योंकि डिंग को यहाँ पे किल कंफर्म करना था, इसलिए वो डबल टैप का भी इस्तेमाल करता है और 2 हिस्से करने के बाद में वो ऊपर वाले हिस्से के अंदर अपनी शॉट भी घुसा देता है और उसको यहाँ पे ब्लास्ट ही कर देता है। और हाँ, ये तीनों यहाँ पे प्रोटेक्टर के साथ साथ एग्जामिनर भी थे। बेसिकली ये इन तीनों को यहाँ पे पॉइंट देंगे, इनकी यहाँ पे रिस्पॉन्स और बाकी सब कुछ देखते हुए। जैसे कि कायो यहाँ पे पूरे 10 पॉइंट देती है, डिंगो क्योंकि उसका काउंटर अटैक और साथ ही में यहाँ पे किल कंफर्म करना और वगैरह वगैरह मिला के पूरे 10 पॉइंट देती है। इवान भी आगे से वही बात बोलता है और सातो भी आगे से वही बात बोलता है। ये तीनों यहाँ पे डिंग को पूरे 10 पॉइंट देते हैं, ये कहते हुए कि इसका प्रिसीजन और इसका सब कुछ एकदम परफेक्ट था। क्योंकि एक स्टूडेंट यहाँ पे डी रैंक के मॉन्स्टर को इतने प्रिसीजन और एकदम पूरी तरीके से हैंडल करे तो ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग बात है। इसके बाद वो लोग दूसरे कैंडिडेट यानी कि सीजन की तरफ देखते हैं तो इन्हें सीजन के अंदर कोई भी यहाँ पे कुछ खास बात दिखाई नहीं दे रही थी। इसने अभी तक किसी भी मॉन्स्टर की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं किया था और ये तो कुछ कर भी नहीं रहा है। वहीं पे हम लोग काल को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से कहता है कि आपको क्या लगता है कि सीजन क्या ढूंढ रहा है। वहीं पे प्रिंसिपल का नाम युआन लॉन्ग है, जिस पे प्रिंसिपल आगे से कहते हैं जहां तक मुझे लगता है कि वो फास्टेस्ट वे ढूंढ रहा है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करने का। जिसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि शायद से उस मुंह के पास में आ गया था जहां से मॉन्स्टर नेस्ट की शुरुआत होती है और सीजन अपने ड्रैगन को बाहर निकालता और उसी के अंदर बिजली दे मारता है, जिससे यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी बाहर निकाल आते हैं। इसको देख के सातो और कायो दोनों एक साथ कहते हैं कि ये बौखला गया है, इसने सीधा नेस्ट के ऊपर हमला क्यों किया? ये तो इकट्ठे कई सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेगा, ये हैंडल भी कर पाएगा उनको? फिर हम लोग डिंग को देखते हैं, उसे समझ में आ गया था कि सीजन क्या करने वाला है। जिसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि आगे से अपने डैगर्स और साथ में गॉड स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर स्लैश मारना शुरू करता है और एक एक करके उन सभी को यहाँ पे पत्तों की तरीके काटते हुए वो उन सभी की सर्विस कर डालता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही। जिसको देख के इन तीनों का ही मुंह बन गया था। ये आगे से कहते हैं कि इसने अभी क्या किया भाई? इन लोगों ने बोला नहीं था क्या ये सिर्फ ई लेवल का अवेकनर है? इन लोगों ने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? ये कैसे भाई इन सभी को निपटा सकता है जैसे कि ये कुछ भी ना हो, 2 कौड़ी के कीड़े हो ये जैसे? इसने अपनी रैंक से कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया? हम इसे ग्रेड कैसे दे भाई? इस परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम इसे लो स्कोर दे ही नहीं सकते। सातो आगे से कहता है कि ये बोल दे क्या इसने जो किया कुछ ज्यादा ही रेकलेस था, इसलिए हम इसके पॉइंट काट लेते हैं। लेकिन काटेंगे भी तो कितने काट लेंगे भाई? ये 10 से ज्यादा ही लेके जाएगा। यहाँ तक कि डिंग भी आगे से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। तो हम लोग काल और प्रिंसिपल को देखते हैं और ये हंसे जा रहे थे, ये कहते हुए कि तुमने सही गेस किया गुरु। असेसमेंट सिर्फ शुरू ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कमाल की बात है, ये देख के मजा आ रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे जो कैमरा चल रहा था उसके ऊपर ग्लिच आने लगता है, जिसके बाद नो सिग्नल का साइन दिखाने लगता है। प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि ये बार बार भाई कनेक्शन कैसे कट जा रहा है? पीएसएनएल का सिम थोड़ी ना है यार, कैसे तुम लोग करते हो? कम से कम हम लोग डीमन लेयर के बाहर वाली जगह को देखते हैं जहाँ पे सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, कैमरा सैमरा। वहाँ पे जो टीचर था उसके ऊपर में यहाँ पे एनोमली डिटेक्ट होती है, जिसके बाद यहाँ पे जो रैंक थी उसको यहाँ पे पूरी तरीके से गायब ही कर दिया जाता है। लेवल ही नहीं बताया जा रहा कि ये कौन सी रैंक की है, क्या हो सकता है। इसलिए वो बुढ़े जुबान से कहता है कि जल्दी से सभी को बाहर बुलाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो डीमन लेयर की एंट्रेंस थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी साइड से दरवाजा था वो भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मधुर गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि इन लोगों के कानों से होके गुजर रही थी। लेकिन सीचन जैसे इस मधुर ध्वनि को सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये रैथ डीमन की आवाज थी। बूढ़ा जुबान उन लोगों से कहता है कि ये अचानक से यहाँ पे दरवाजा कैसे गायब हो गया? तो वो आगे से कहते हैं कि हमें थोड़ी नहीं पता, अचानक से यहाँ पे एनोमली का सिग्नल आया जिसके बाद सब कुछ गायब हो गया। जुबान आगे से कहता है जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी सुपरवाइजर्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट करो बैकअप के लिए, ऐसा लगता है डंजन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद हम लोग डंजन को दोबारा देखते हैं और सभी लोगों को ये गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि इन दिनों सुपरवाइजर्स को भी सुनाई दे रही थी। सीचन तो इस आवाज से पहले से ही वाकिफ था, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये हराम को डीमन किंग रैथ की आवाज है। लेकिन उसकी आवाज इस डंजन के अंदर क्या कर रही है और वो साला 3 साल पहले यहाँ पे कैसे आ सकता है? उसे तो 3 साल के बाद में आना था ना। वहीं पे लगातार सीचन के पास में वार्निंग आ रही थी कि हाई रिस्क वाली जगह है, ये निकल जाओ यहाँ से। तो इसके बाद सीचन पीछे मुड़ के देखता है तो फिर यहाँ पे जो आवाज थी वो धीरे धीरे करके इनके करीब आ रही थी और हम देखते हैं कि डंजन के कोर से एक मॉन्स्टर बाहर निकल रहा था। वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये क्या चीज है भाई जो कि धुएं से बाहर निकल रही है? तो हम लोग देखते हैं कि उस कोर के अंदर से यहाँ पे एक ग्रास हॉपर डीमन बाहर निकलता है जो कि इन लोगों से कहता है कि तुमने मेरे चारे को पकड़ ही लिया। सातो सबसे ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे डीमंस बात भी कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सी रैंक
रैंक के ऊपर का ही होगा। लेकिन ये साला डी रैंक की डंजन के अंदर कर क्या रहा है। सातो सबसे पहले हमला करता है ये कहते हुए कि कुछ भी हो हमें इसे निपटाना पड़ेगा क्योंकि ये कैंडिडेट्स के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन है। इसके बाद वो नीचे उतरता और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पीछे हटो, लेकिन उतने में ही यहाँ पे वो मॉन्स्टर सातो के ऊपर हमला करता है और उसकी पूरी कलाई को ही उसके वेपन के साथ में काट के अलग कर देता है, जिसके के साथ वो पलक झपकते ही यहाँ पे डिंग के पीछे जाता है और उसके कंधे के अंदर अपना यहाँ पे वेपन घुसा देता है, वेपन का अपना हाथ घुसा देता है और कहता है कि तुम सबके सब यहीं पे ही मरोगे। लेकिन उन लोगों को पता है कि डिंग यहाँ पे कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलता, वो इजीली अपनी शॉट को उठाता है और उस मॉन्स्टर का हाथ अलग करके उसके ऊपर बैक किक दे के मारता है टाइगर श्रॉफ की तरीके। लात खाने के बाद में ये सीधा दूर खिसक के जाके गिरता है। वह डिंग सिचन से कहता है कि रूल्स के मुताबिक इस मॉन्स्टर ने पहले मेरे ऊपर हमला किया है तो ये सिर्फ मेरा ही बिलोंग करता है, तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। सिचन आगे से कहता है करो ना भाई, मैंने कब रोका है तुमको। जिसके बाद वहाँ पे डिमांड हार्ट वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे डिंग की रैंक देखता है जो कि मिड टायर थी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर की रैंक देखता है जो कि हाई टायर थी। उतने में हम देखते हैं कि ये दोनों नीचे उतर आते हैं और वो दोनों ही डिंग से कह रहे थे कि देखो भाई हम लोग इस मैच को यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, वो लॉर्ड काफी ज्यादा डेंजरस है तुम दोनों के लिए ही, तुम लोग बाद में अपना लड़ती लड़ाई करते रहना लेकिन हमको सबसे पहले यहाँ से सेफली निकलने दो। लेकिन डिंग उन तीनों को ही मना कर देता है कहते हुए कि मैं कोई भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे सजेशन को सुनूंगा। इसके बाद वो अपनी फायर एबिलिटी का यूज करते हुए अपने जख्म को यहाँ पे सील करता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। वैसे तो सीचन भी हैरान हुआ था कि इतना दम है लौंडे के अंदर, बेसिकली ये रॉयल है ना, तो फिर रॉयल लोगों के अंदर दम नहीं रहता कि वो यहाँ पे खुद को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन डिंग के अंदर है। प्राइड के लिए ये बंदा अपनी जान भी दे देगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है ये कहते हुए कि ये डुअल तो चालू रहेगा, इसे कोई भी रोकेगा नहीं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पे फाइट करने लगते हैं। इसके बाद तुम लोग यहाँ पे बुड्ढे जुआन वाली साइड को देखते हैं तो इसने बैकअप बुला लिया था। बैकअप के लिए यहाँ पे गिल्ड वाले आए हुए थे और वो आगे से बता रहे थे कि ऐसे आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कई सारे डंजन्स के अंदर यहाँ पे हाई लेवल के मॉन्स्टर छुपे रहते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है। वो यहाँ पे डंजन को पहले तो ओपन करते हैं अपना ग्रेड घटा के, जिसके बाद जैसे ही ह्यूमन अंदर आ जाते हैं तो वो उनको अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं। इस बंदे का नाम लिन वो किए हुए था और ये इंपीरियल गिल्ड का यहाँ पे लीडर था। वह पे जुआन लिन से कहता है कि तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोग इसको खोले कैसे, हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, अंदर कई सारे लोगों की जान खतरे में है। इस पे लिन आगे से कहता है इसको खोलने का बस एक ही रास्ता है कि अंदर जो डीमन लेयर का लॉर्ड है उसे मार गिराओ। तो जुआन को यहाँ पे चैन की सांस आती है। वो आगे से कहता है कि ये डंजन यहाँ पे डी टायर की थी, तो अंदर जो डीमन लॉर्ड होगा वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सी टायर का होगा और उन सभी की स्ट्रेंथ मिला कि वो सी टायर से तो ऊपर ही होंगे, तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मॉन्स्टर लॉर्ड को यहाँ पे हराने में। लेकिन लिन आगे से कहता है नहीं नहीं दोस्त, ये जो तुम सो कॉल्ड डी टायर की डंजन बोल रहे हो ना, ये तो बस एक डिस्गाइज था, एक छुपावा था, एक छलावा था जो कि उस लॉर्ड ने अंदर से किया हुआ था। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इसके पीछे उसे डीमन लॉर्ड का हाथ है जो कि यहाँ पे बहुत लंबे समय से अवेकनर्स को यहाँ पे गायब कर रहा है, जो कि एक हाई लेवल का यहाँ पे रिस्क माना जाता है और ये डंजन ज्यादा से ज्यादा बी टायर से ऊपर की ही होगी। यानी कि ये जो टिड्डा आया है ये साला सी रैंक पे है, तो ये कोई लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड कोई और है, ये तो बस एक मोहरा है। खडिंग इसके साथ में यहाँ पे फाइट कर रहा था और वो इजीली यहाँ पे फाइट बैक कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसको यहाँ पे नुकसान तो हो ही रहा था रैंक थोड़ी सी हाई होने की वजह से। उस टिड्डे को जैसे ही ओपनिंग मिलती है तो वो यहाँ पे डिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डिंग उसके अटैक को यहाँ पे डॉज करता है और उसके अटैक को ओपनिंग के अंदर बदल के उसके ऊपर यहाँ पे अपनी शॉट से हमला करता है और उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है। कर वो मुंडी इन तीनों के पास में आके गिरती है तो ये लोग यहाँ पे डिंग की तारीफ करने लगते हैं कि उसने अकेले ही यहाँ पे लॉर्ड को हैंडल कर लिया। डॉन की स्ट्रेंथ सच में यहाँ पे कमाल की है, उसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। फिर लोग इवान को देखते हैं जो कि शायद से हीलिंग एबिलिटीज यूज करते हुए सातो को जो हाथ था उसको यहाँ पे दोबारा चिपका देता है, लेकिन तभी सातो अपने यहाँ पे ब्रेसलेट को चेक करता है तो फिर उनके पास कोई भी सिग्नल नहीं था। इन लोगों का कनेक्शन बाहर से पूरी तरीके से टूट गया था। कायो और इवान दोनों ही यहाँ पे चेक करते हैं और उनका भी कनेक्शन पूरी तरीके से यहाँ पे टूट गया था। जिसके बाद वो कैमरा बोर्ड की तरफ देखते हैं तो उसके भी लग चुके थे। वहीं पे डिंग का ध्यान यहाँ पे उस बॉडी की तरफ नहीं था, तो हम लोग उस बॉडी को मूव करता हुआ देख पाते हैं और वो डायरेक्ट डिंग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उससे पहले इसी चंद तेजी के साथ में आगे बढ़ता है जो कि इजीली उस मॉन्स्टर के यहाँ पे चिथड़े उड़ा देता है। और डिंग काफी ज्यादा हैरान हुआ था कि इसकी तो मुंडी उड़ा दी गई थी ना, ये साला अभी तक यहाँ पे हिल कैसे रहा था। तो सीचन उन लोगों को बताता है कि यहाँ के मॉन्स्टर लॉर्ड नहीं है, वो यहाँ पे हिप्नोटाइज है शुरुआत से ही, वो बस एक यहाँ पे मोहरा है, अगर ये मर भी जाए तो भी ये मूव करते रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को तुरंत इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग भी यहाँ पे हिप्नोटाइज हो सकते हो। ऑफ कोर्स ये लोग हैरान तो और उल्टा यहाँ पे सीचन से पूछते हैं कि तुझे इस बारे में कैसे पता भी। सातो आगे से कहते हैं फालतू की बकवास ना बोलो, ये यहाँ पे डंजन सिर्फ सी रैंक की थी, अंदर से भी और बाहर से भी ज्यादा ये सी रैंक हाई टायर की होगी, ये टिड्डा यहाँ पे लॉर्ड कैसे नहीं हो सकता। उतने
सुनने में इस सीजन के पास में दोबारा यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि भैया छोड़ के जगह कब जाओगे यार, 4 बार बजाना पड़ेगा क्या तुमको। और तभी हम लोग देखते हैं कि अंदर से और भी ज्यादा यहाँ पे गाने की आवाज आती है, जो कि इस बार यहाँ पे इन लोगों के कानों के अंदर जैसे ही घुसती है तो ये लोग यहाँ पे हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। सीजन जल्दी से एयरपोर्ट बाहर निकालता और अपने कानों में लगा लेता है, ये कहते हुए कि अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वह सीजन इस गाने की आवाज कभी भी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। उसकी पास्ट लाइफ के अंदर जब यहाँ पे रात पहली बार आया था तो फिर पहली बार में उसने इन्हीं साउंड वेव का इस्तेमाल किया था कई सारे ऑर्डिनरी ह्यूमन को हिप्नोटाइज और उनकी जान लेने के लिए। और उसने अब इस तरीके से कई सारे ऑर्डिनरी ह्यूमंस की जान ले ली थी पूरी दुनिया भर के अंदर। हिप्नोटाइज होने के बाद में ये लोग यहाँ पे उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि यहाँ पे डंजन का कोर था। क्रिश्चियन को पहले से ही पता था कि इसका रात के साथ कुछ लेना देना है, तो वो भी इनके पीछे चल देता है चेक करने के लिए कि ये माजरा क्या है। इसके बाद ये लोग उस साउंड वेव को फॉलो करते हुए एकदम कोर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन लॉर्ड था। और उससे कमाल की बात ये थी कि यहाँ पे कई सारे अंडे पड़े हुए थे, जिनके अंदर से शायद से वही टिड्डे बाहर निकले थे, जिनका सामना यहाँ पे डिंग के साथ में हुआ था। और कई सारे यहाँ पे ह्यूमंस की बॉडीज भी पड़ी हुई थी, जो कि यहाँ पे मारे गए होंगे। सिचन हमको बताता है कि रात डीमन यहाँ पे हिप्नोसिस को यूटिलाइज करने के लिए अल्फा वेव का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए सिचन ने पहले ही बीटा वेव्स को यहाँ पे रेडी कर लिया था ताकि वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन अब उसके पास यहाँ पे और कोई एंटी हिप्नोसिस मेथड नहीं है जिससे वो यहाँ पे इन लोगों को बचा सके और इन्हें होश मिला सके। अगर उसे यहाँ पे इन लोगों को बचाना है तो जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको यहाँ पे इस लॉर्ड को खत्म करना पड़ेगा, तभी वो इन लोगों को बचा सकता है। वहीं पे हम लोग उस लॉर्ड को देखते हैं, जो कि इन लोगों को देख के आगे से कहता है कितना ताजा कितना तरीन खाना आया है मेरे लिए। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डिंग का पास्ट दिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पे छोटे डिंग को देखते हैं जिसने गोंग को भाई गंदी तरीके से मारा था। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में डुअल हुआ होगा, जहाँ पे गोंग हारा गया था और डिंग जीता था। उन दोनों का बाप उनसे कहता है कि बढ़िया है तुम दोबारा जीत गए। वह 35 समय डिंग की उम्र सिर्फ 8 साल की है। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे टेबल पे बुलाता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे खाना खा सकते हो और सिर्फ जीतने वाले को ही खाना मिलेगा, और जो हारेगा वो पूरी रात यहाँ पे बाहर ही बैठेगा। हम लोग गोंग को देखते हैं, जो कि बाहर ही बैठा हुआ था और उसके पेट से जोरों की आवाज आ रही थी। लेकिन उसी टाइम पे जो डिंग था वो यहाँ पे बड़े भाई होने का फर्ज अदा करता है और उसके लिए यहाँ पे खाना लेके आता है। हालांकि गोंग उसे कहता है अगर तुमने ये किया तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन डिंग उसे कहता है कि तुम बस खाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको सजा भी मिलती है। उसका बाप उसे दोबारा मार रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है कि गोंग फैमिली यहाँ पे कैसे पहुंची, क्योंकि तुम्हारा बाप एक विजेता है और सिर्फ विजेता ही नियमों को बनाता है और तुम्हें भी ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिस पे डिंग आगे से कहता है अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जीतता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे रूल बनाऊंगा ना, मैं बनूंगा विजेता। इस पे गोंग का बाप आगे से हंसता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो डिंग था वो इजिली हारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोंग ने खुद फाइट नहीं की थी, उसने यहाँ पे लिन को बुला लिया था और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताया नहीं गया है। बाय द वे ये स्ट्रांग ही होगा। वह डिंग एकदम साफ कहता है कि मैंने तुम्हें चैलेंज किया था तो फिर तुमने दूसरे को क्यों बुलाया, तुमने गिल्ड से मदद क्यों ली थी मुझे हराने में। जिस पे डिंग का बाप उसे यहाँ पे पहले सीख देता है, ये कहते हुए कि मेरी ताकत सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि मेरे रिसोर्स भी हैं। इस दुनिया के नियम उतने आम नहीं है जितने तुम्हें लगते हैं। सिर्फ एक ही चीज इस दुनिया के अंदर मायने रखती है जो कि साफ है, और वो है जीत। कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए हैं ये मायने नहीं रखते, सिर्फ जीत मायने रखती है। क्या रिजल्ट निकला है ये मायने रखा जाता है। इसलिए मेरा बेटा होने के नाते तुम्हें ये बात पक्की करनी पड़ेगी कि तुम हमेशा से नंबर 1 रहो। तुम्हें अपनी उम्मीदें, तुम्हें अपने सपने और तुम्हें यहाँ पे अपनी सैनिटी यानी कि जो ईमानदारी है, जो प्यारे हैं, उन सभी को यहाँ पे त्यागना पड़ेगा तो त्याग देना। लेकिन जीत सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हें ही विजेता बनना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी के अंदर होने का सिर्फ एक ही मकसद है और वह है जीत। इस पे तो डिंग भी एक बार खुद के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाता है, क्या यहाँ पे सिर्फ जीतना ही मेरी जिंदगी का मकसद है? क्या मेरे होने का सिर्फ यही एक वैल्यू निकलता है? क्या मेरा यही मकसद है? इसके बाद हम लोग दोबारा लॉर्ड पे आ जाते हैं, जहाँ पे सिचन बता ही रहा था कि वो बीटा वेव का इस्तेमाल कर रहा है और अगर उसको यहाँ पे इनको बचाना है तो उसे जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे डिंग उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि रुक जाओ। वहीं पे ये अपने जख्मों को कुदेर रहा था ताकि वो यहाँ पे जगह रहे, हिप्नोसिस के शिकार में ना जाए। वहीं पे वो सिचन से कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पे कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है हिप्नोटिज्म को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए, लेकिन मेरे पास मेरे खुद के मेथड है खुद की सैनिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने अभी कुछ किया तो फिर तुम खुद को यहाँ पे एक्सपोज कर दोगे, जिसके बाद हम सभी लोग खतरे के अंदर आ जाएंगे। तुम्हें वो अंडे दिखाई दे रहे हैं, अगर गलती से भी हमने उन्हें छू लिया तो उनके अंदर से यहाँ पे कई सारे सी रैंक के मॉन्स्टर बाहर निकलेंगे और हमें उनका सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग बेशक उस रास्ते से तो मारे ही जाएंगे। लॉर्ड ने इस जगह को यहाँ पे लो टायर की डंजन के अंदर बदल लिया था ताकि वो यहाँ पे अवेकनर्स को अट्रैक्ट कर सके, जिसके बाद उन्हें कंज्यूम कर सके, तो वो बेशक हमें खाने के लिए हमारे पास आएगा। इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि हम लोगों को अभी के लिए इसी तरीके से छुपे रहना चाहिए और जैसे ही बॉस हमारे पास आएगा तैसे हम उसे मार गिराएंगे।
सिचन उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा सोचोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि लॉर्ड को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। उसे बस एक छोटे सी हुक्म की जरूरत है जिससे हिप्नोटाइज पर्सन यहाँ पे खुद की ही जान ले लेगा सिर्फ उसके हुक्म को फॉलो करने के लिए। इससे पहले कि वो तीनों सुपरवाइजर अपनी ही फील्डिंग सेट करते, सिचन उनकी गर्दन के ऊपर मार के उनको यहाँ पे नॉकआउट कर देता है, जिससे वो लॉर्ड हैरान होता है और आगे से कहता है कि मेरे खाने के बीच में ये कीड़े कैसे आ गए भाई, और ऊपर से जगे हुए। जिसके बाद वो अंडों को बाहर निकालता है और उनसे कहता है जाओ और जाके इनके ऊपर हमला करो। तो फिर कई सारे यहाँ पे टिड्डे बाहर निकलते हैं जो कि सिचन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और अब जाके हमें इनका नाम बताया जाता है जो कि होता है साइथ मैंटिस, और ये सभी फ्लावर असैसिन थे। निंग जैसे ही ये सब कुछ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब उसको यहाँ पे इमरजेंसी प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सिचन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों को पकड़ो और डिमन लेयर से इनको बाहर लेके जाओ, तब तक मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे रोकता हूँ। मैं इनके खिलाफ में जीत तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम इतना समय निकाल लूंगा कि तुम इन तीनों को लेके यहाँ से दूर चले जाओगे। जिसके बाद वो एक मैंटिस को रोकता है और उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने लगता है, और वो आगे से कहता है कि ये उसी का एक सजेशन था कि वो लोग यहाँ पे रीमैच करते हैं, और उसने यहाँ पे इन सभी को इस परेशानी के अंदर डाला है। ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ था, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी उसके कंधे के ऊपर आती है कि वो ये सब कुछ यहाँ पे हैंडल करे और जिम्मेदारी उठाए। वहीं पे यहाँ पे जो सिचन था वो यहाँ पे डिंग के इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ था। वो उसे कहता भी है कि मैंने तुमको यहाँ पे गलत समझ लिया था, लेकिन तुम्हें वो एक नहीं हो जिसने यहाँ पे इस रीमैच के लिए हाँ बोला था, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पे चीजों को हैंडल करूँ। जिसके बाद वो लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता और वैसे भी इसके साथ मुझे अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना है। निंग उससे कहता है लेकिन हम लोग इस लॉर्ड के खिलाफ में जीत भी तो नहीं पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है इसकी स्ट्रेंथ हम दोनों से ही कई गुना ज्यादा है, शायद से ये बी रैंक या फिर ए रैंक तक भी हो सकती है, और ऊपर से हमें इन तीनों को भी बाहर लेके जाना है क्योंकि इन लोगों की जान बचाना भी तो जरूरी है। सिचन उसको बताता है कि हाँ भाई इस लॉर्ड के साथ निपटना मुश्किल है, लेकिन ये भी तो सोचो कि डंजन के जो एंट्रेंस है वो पहले ही क्लोज हो चुकी है, नहीं तो इंपीरियल गिल्ड ने यहाँ पे मदद भेज दी होती अब तक हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जिससे डिंग यहाँ पे हैरान होता है क्योंकि इसको अंदाजा नहीं था कि डंजन गेट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। वो सिचन आगे से डिमांड हट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड की रैंक को चेक कर रहा था, तो फिर इसकी रैंक के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा था। तो सिचन को अंदाजा लग जाता है कि ये ए रैंक के आसपास ही होगा या फिर उससे ऊपर होगा। जिसके बाद लायन किंग को याद करते हुए कहता है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लायन किंग के बराबर ही होनी चाहिए। जिसके बाद मेंटिस यहाँ पे सिचन के ऊपर हमला करता है, तो सिचन उसके अटैक को ब्लॉक करता है, और तभी साइड से दूसरा मेंटिस उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, तो उसको यहाँ पे डिंग हैंडल करता है और इजीली उसको यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी और भी कई सारे साइथ मेंटिस उनके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहे थे। वही डिंग आगे से कहता है अगर हम लोग इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे तो फिर अभी नहीं तो थोड़ी देर में हमारे लगना तय है। उसी टाइम पे हम लोग सिचन को देखते हैं जो कि आगे से अपने इलेक्ट्रिक ब्लेड्स को बाहर निकालता है। बेसिकली ये सूर्यकेन की तरीके काम करेगा और उनको यहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक के मारता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर जिनकी तरफ आगे बढ़े थे वो सभी यहाँ पे स्टन हो जाते हैं। इसके बाद सिचन दोबारा अपनी गॉड स्पीड का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसको देख के डिंग काफी ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि असैसिन क्लास को यहाँ पे सबसे ज्यादा लो स्ट्रेंथ के अंदर माना जाता है। ये फुर्तीले तो होते हैं लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम होती है, जिसको यहाँ पे मिनिमाइज या फिर बैलेंस करने के लिए ये लोग ज्यादातर वाइटल स्पॉट्स के ऊपर यहाँ पे हमला करते हैं ताकि जितना हो सके उतना ज्यादा डैमेज दिया जा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए भी तुम्हारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन कमाल का होना चाहिए, और ये दोनों ही सिचन के पास में लाजवाब तरीके से थे। वो जो भी स्लैश मारा था वो सभी वाइटल स्पॉट्स के ऊपर ही जा रहे थे। डिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरीके से स्ट्रेंथ की कमी होने के बावजूद जिस स्पीड और जिस स्किल के साथ में ये मूव कर रहा है, इसकी रैंक यहाँ पे ए रैंक से भी ज्यादा होगी या फिर बराबर की होगी। इसको देख के डिंग को समझ में आ जाता है कि अभी भी उनके पास यहाँ पे थोड़ा सा ही चांस है, लेकिन तब भी चांस है जीतने का। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने अटैक की तैयारी करने लगता है। तुम्हें पता है ना इसके पास वो वाला अटैक है जहाँ पे पावर को पहले चार्ज करता है, जिसके बाद एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है, तो ये वही वाला अटैक यूज करने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉर्ड आगे से मूव करना शुरू करता है और वो आगे से यहाँ पे अल्टीमेट इनहांसमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पे जो साइथ मेंटिस थे उन सभी की स्पीड, स्टैमिना और जो कुछ भी था वो सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और ये पहले से और भी ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। और बॉस उनको ऑर्डर देता है ये कहते हुए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उससे पीछा छोड़ो, यानी कि सिचन से। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे सिचन के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन सिचन उन सभी को डॉज करते हुए उनके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन इनका आर्मर टफ था। वहीं पे हम लोग यहाँ पे डिंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक को चार्ज कर रहा था, और वो सिचन से बस यही कह रहा था कि भाई बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और भाई। वहीं पे सिचन उन लोगों के ऊपर लगातार स्ट्राइक मार तो रहा था, लेकिन उसके स्ट्राइक्स का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उतने में एक मॉन्स्टर यहाँ पे सिचन की स्पीड को आउट मैच करके उसके पीछे आता है, तो सिचन उसको दोबारा आउट मैच कर देता है और वो उसके पीछे चला जाता है और उससे बोलता है कि तीतर
के दो आगे तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। जिसके बाद वो जितने भी तीतर थे वो सब यहाँ पे उसकी पीठ के ऊपर गोद देता है अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद वो उसके कंधे के ऊपर हमला करता है और उसके कंधे को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इससे भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। सिचन को समझ में आ जाता है कि इनहेंस होने के बाद में इनके जो स्टैट्स हैं वो बी रैंक तक पहुंच चुके हैं और साथ ही में इनका जो बाहर का कवच है वो काफी ज्यादा हाई है, जिससे सिचन को परेशानी हो रही है इनके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर हिट करने में। इसलिए सिचन को इनके यहाँ पे आर्मर को पहले तोड़ना पड़ेगा, तभी वो इनके वाइटल स्पॉट्स के ऊपर हिट मार पाएगा। उतने में हिटिंग पीछे मुड़ के सिचन से कहता है, शुक्रिया तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे इनफ टाइम मिल गया अपना अटैक चार्ज करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ थी वही सिर्फ यहाँ पे एकदम अप गई थी, बाकी इसका जो स्टेमिना, स्पीड, एनहांसमेंट, मेंटल और लक वो सब कुछ था वो डाउन चला गया था। लेकिन तभी यहाँ से सिंसिटो के यहाँ पे सियोन के ऊपर आ जाता है और उसकी फ्रेंड यहाँ पे उसके अपार्टमेंट के अंदर आए हुए थे। तो सियोन उससे कहती है कि वो इतने समय यहाँ पे अकेली है, उसका भाई यहाँ पे घर पे नहीं है। तो टोंग उससे पूछती है कि तुम्हारे भाई को पता है कि तुमने यहाँ पे एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है। तो सियोन उसको बताती है कि उसे नहीं पता है, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे बताऊंगी। अभी के लिए शायद वो आज लेट हो गया है, लेकिन बहुत ही जल्द वो आ जाएगा, हम लोग चलो कुछ। लेकिन तभी सियोन को दिखाई देता है कि उसका जो लहसन का अचार है वो खत्म हो चुका है। तो वो टोंग से कहती है कि तुम 2 मिनट इंतजार करो, मैं दौड़ के गई और दौड़ के लेके आई हमारे लहसन का अचार। जिसके बाद वो पासी की शॉप में जाती है और वहां से लहसन का अचार लेके वापस जा रही थी और साथ ही में ये लियो को भी ले आई थी। ये इसको हमेशा अपने साथ ही रखती है। वहीं पे ये उससे कहती है कि तुमने अच्छे से अपने कहना माना, तुमने यहाँ पे बैग से झाँका नहीं, मैं तुमको और भी ज्यादा कुकी दूंगी अगली बार। वहीं पे जब सियोन अपने घर की तरफ जा रही थी तो फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास सियोन की यहाँ पे फोटो थी। ऑफकोर्स ये उसको यहाँ पे उठाने के लिए ही आए हुए थे। वहीं पे ये लोग मौके की फिराक में थे जहाँ पे एकदम सर्वेलेंस का कोई नामो निशान नहीं है, बेसिकली जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाय द वे चाइना के अंदर हर एक गली के अंदर कैमरा है ही है, अगर कोई सिटी है तो वहाँ पे तुम्हें इतने लोग नहीं मिलेंगे जितने कैमरा मिल जाएंगे। हालांकि सियोन को भनक लग जाते हैं कि कुछ लोग उसका यहाँ पे पीछा कर रहे हैं जब से वो यहाँ पे मार्केट से बाहर निकली थी। वहाँ पे लोग लियो को देखते हैं जो कि भड़का हुआ था। कैरियन यहाँ पे लियो से कहती है कि तुम अंदर ही छुप जाओ, हम लोग थोड़े से एडवेंचर पे बाहर निकले हैं बस। तब इस इंसिटो के यहाँ पे फाइट पे आ जाता है जहाँ पे हम लोग सीचन को देखते हैं जो कि रेडी ही था। उससे पहले यहाँ पे टिंग उससे कहता है कि समय निकालने के लिए शुक्रिया, इतना काफी है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी अल्टीमेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है और सामने से जितने भी यहाँ पे साइथ मेंटिस थे वो सभी जल के राख हो जाते हैं और वो स्लैश लगातार उस लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। इसके बाद वहाँ पे वो स्ट्राइक हिट होती है और एकदम तगड़ा धमाका होता है। हम लोग यहाँ पे डिंग को देखते हैं जिसका स्टेमिना, स्पिरिट और सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से खाली हो चुका था, तो ये अपनी कमजोरों वाली स्टेट पे आ गया था। हालांकि इसको पूरा यकीन था कि सामने की तरफ जो मैच हो रहा था वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे लॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से हंसते हुए निकलता है, ये कहते हुए कि बस यही औकात है क्या तुम्हारी, यही तुम्हारी क्षमता है, कचड़ा हमेशा कचड़ा ही रहता है। जिससे डिंग को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने यहाँ पे जो अपनी पावरफुल स्ट्राइक मारी वो किसी भी काम की नहीं रही, बस को एक खरोच तक नहीं आई। सिचन लोगों को बताता है कि जब यहाँ पे डिंग ने अपनी लास्ट स्ट्राइक मारी थी तो फिर वो स्ट्राइक उसको लगने से पहले यहाँ पे जितने भी अंडे थे उन सभी के एनर्जी को इस लॉर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया था। इसी वजह से ये स्ट्राइक से बच गया और इसे खरोच तक नहीं आई। हम डिंग को देखते हैं तो ये बेचारा निराश हो चुका था। इसको तो लग रहा था कि इसी जगह पे इसका पैकअप होगा, यानी कि ये मारा जाएगा। लेकिन तभी सिचन इससे कहता है कि चलो हम लोग एक डील करते हैं, तुम असेसमेंट का फर्स्ट प्राइस ले लेना, लेकिन मुझको सिर्फ यहाँ पे पैसे चाहिए। पहले नंबर तुम ही बनोगे, चैंपियन तुम ही बनोगे, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, अब यहाँ पे जो आगे होने वाला है इसके बारे में तुम किसी से चू तक नहीं करोगे। जिसके बाद सिचन आगे से यहाँ पे रक्षा भैया वाली फॉर्म के ऊपर स्विच मारता है, जिसको देख के डिंग बहुत हैरान हुआ था। वो आगे से कहता है तुम डुअल क्लास अवेकनर हो। इसके बाद यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे सिचन उन सभी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे यहाँ पे रक्षा भैया की जो फॉर्म थी अब वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे इसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ अब पूरा मैक्स चला जाता है। वहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से एनर्जी फ्लो भी लगातार बढ़ते जा रहा था, जिससे डिंग और बॉस दोनों हैरान हो रहे थे कि क्या करेगा भी, इतना बजट नहीं है हमारा जितना तू दिखा रहा है, कम और फार्म करो भाई। सिचन डिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस लॉर्ड के साथ तो मुझे अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना है, एंड ब्रो यू आर डूइंग टू मच डूड, चिल। मानवा है मानवा नहीं, ये बजट कम है इसका। जिसको देख के बॉस की फटी, वो आगे से यहाँ पे रिक्वेम एनिग्मा का इस्तेमाल करता है, बेसिकली वही हिप्नोसिस, लेकिन इस वाले की जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। इसलिए हम लोग डिंग को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिचन को जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था, ये हिल तक नहीं रहा था अपनी जगह से। जिससे लॉर्ड यहाँ पे दोबारा हैरान हुआ और वो सिचन से कहता है कि तुझे तुझे कुछ वो क्यों नहीं रहा भाई हिप्नोटिज्म से। तो ये बॉस आगे से अपनी अल्टीमेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और सोनिक हेल नाम का एक अटैक करता है। नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा सोनिक वेव को रिलीज करता है, जैसे आसपास
उसकी जगह पूरी तरीके से यहाँ पे तहस महस हो जाती है। हम लोग डिंग को देखते हैं जो कि मुश्किल से इस जगह पे टिका हुआ था क्योंकि सीचन उसके सामने खड़ा हुआ था तो इसके बाद फोर्स कम लग रही है। लेकिन हम लोग सीचन को देखते हैं और इसे दोबारा कुछ भी नहीं हुआ था और ये लगातार लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते रहता है। तो लॉर्ड की दोबारा फटी। ये आगे से कहता है कि तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके बाद ये अपने सपेरे को आगे भेजता है ये कहते हुए कि चीर डालो इसको। तो सीचन आगे से यहाँ पे रक्षा भैया की ब्लेड का इस्तेमाल करता है और सांप के 2 टुकड़े कर देता है, उसका जबड़ा ही काट देता है। तो इसके बाद और भी कई सारे सांप हमला करने को आगे बढ़ते हैं लेकिन सीचन उनके ऊपर भी हमला करता है और उनके भी जबड़े धड़ से अलग कर देता है। और इसी तरीके से वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा था तो बॉस की और भी फट रही थी लेकिन वो कहता है कि मेरा डिफेंस अल्टीमेट डिफेंस है, तुम इसे तोड़ ही नहीं पाओगे। तो सीचन आगे से स्ट्राइक मारते हुए कहता है कि वो तो हम देख लेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीचन ने यहाँ पे स्टार वॉरियर की किसी स्किल का इस्तेमाल किया था जिसका नाम मेरियाड बोन्स्टोरियन था, जिसके चलते वो यहाँ पे आसपास की जितनी भी लाशें होंगी उन सभी को यहाँ पे स्टैमिना और स्ट्रेंथ के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और यूजर की कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव के अंदर बदल देगा, जिससे यहाँ पे सीचन की जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से मैक्स हो जाती है। जिसके बाद जब वो लॉर्ड के ऊपर स्ट्राइक मारता है तो उसकी डिफेंस के साथ साथ उसकी छाती के ऊपर इतनी तगड़ी स्ट्राइक लगती है कि उसकी भी चीख निकल जाती है। वहीं पे तो डिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे सीचन ने बस एक स्ट्राइक के अंदर ही लॉर्ड का जो बैरियर था उसके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो मन के अंदर सोचता है कि तुम हो क्या भला तुम। इसके बाद सीचन आगे से यहाँ पे एक जोरदार पंच बॉस के पेट के ऊपर दे के मारता है, वो भी हाइपर मास मोड का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई थी और वो एक पंच मार के इसके छाती के आर पार हो जाता है। जिसके बाद हम लोग बॉस को देखते हैं जिसको यहाँ पे पतंग बना दिया गया था बीच में छेद करके और ये नीचे पड़ा हुआ था और इसको तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये हारा गया, वो भी एक ह्यूमन से। तो सीचन उससे कहता है कि मुंह खोल और बता तेरा रात के साथ क्या लेना देना है। जिसपे वो डीमन और भी ज्यादा हैरान होता है और आगे से कहता है तुम्हें कैसे पता है डीमन किंग रात के बारे में। सीचन उससे कहता है कि मुंह खोलेगा या फिर और घूंसे भरूं। तो ये आगे से अपना मुंह खोलता है और आगे से कहता है मुझे थोड़ी नहीं पता डीमन किंग रात कहाँ पे है, अगर मुझे उसकी लोकेशन के बारे में पता होता तो मैं उसकी सील को तोड़ देता और उसे आजाद कर देता। तो सीचन को एक और झटका लगता है कि रात डीमन किंग यहाँ पे सील्ड था, किसी ने उसे यहाँ पे सील्ड किया था। लेकिन वो डीमन लॉर्ड आगे से पागलों की तरीके हंसने लगता है और आगे से हंसते हुए कहता है कि बस तो इंतजार कर, डीमन किंग रात आजाद होगा, वापस आएगा और तुम्हारी पूरी नस्ल ही मिटा देगा, एक भी शख्स बचेगा नहीं तुम्हारी नस्ल का। इतना कहने के बाद भाई खुद ही निपट जाता है। जिसके बाद सीचन को यहाँ पे डिवोवरिंग वाला नोटिफिकेशन मिल जाता है तो सीचन उसको यहाँ पे डिवोवर कर लेता है। वहीं पे इसके कार्ड के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ तो ये रात का शायद से सबऑर्डिनेट था, जूनियर था, पता नहीं क्या लिखा था। इसकी मुंडी के पीछे आधा शब्द छुपा हुआ है। इसकी स्पीड स्ट्रेंथ लक वो तो यहाँ पे लो था लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी वो हाई थी। बेसिकली ये कंट्रोल करने के मामले में काफी बढ़िया माना जाएगा क्योंकि स्पीड से तुम यही कर सकते हो और इजीली तुम किसी से कंट्रोल भी नहीं होगे। जिसके बाद लगे हाथों सीचन का यहाँ पे लेवल अप भी हो जाता है और ये लेवल 25 पे आ जाता है, जिससे सीचन को समझ में आता है कि रात यहाँ पे 3 साल पहले नहीं बल्कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बहुत टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन किसी ने उसको सील कर दिया था अननोन रीजन की वजह से। और अब जाके सीचन को समझ में आ जाता है कि वो अभी भी यहाँ पे कई सारी चीजों से कितना अनजान है। तब हिटिंग यहाँ पे खिसकते हुए आता है और वो आगे से सीचन से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम डुअल क्लास अवेकनर होगे और तुम तो मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें यहाँ पे इस असेसमेंट के विजेता हो। चिंता ना करो, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सीक्रेट रहेगा। लेकिन तभी हम लोग डिंग को देखते हैं जो कि घायल था तो वो नीचे ही गिर जाता है। सीचन उससे कहता है लॉर्ड मर चुका है तो फिर यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो भी यहाँ पे खुल चुकी होगी, थोड़ा सा होल्ड बैक करो, थोड़ी ही देर में यहाँ पे गिल्ड आ जाएगा और तुमको यहाँ पे रेस्क्यू कर लेगा। उसी टाइम पे सीचन को यहाँ पे लियो की एबिलिटी के जरिए पता चलता है कि यहाँ पे सियोन के ऊपर खतरा आया है और वहाँ पे कोई दूसरा पावरफुल अवेकनर आ गया है और सियोन की जान खतरे में है। जिसके बाद हम लोग सियोन की साइड पे दोबारा आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग उसका अभी भी पीछा कर रहे थे। तो सियोन जल्दी से वहाँ से भाग रही थी और वो एक भीड़ वाली जगह के अंदर आ जाती है जहाँ पे उन लोगों के लिए मुश्किल होगी सियोन को हंट करना या फिर उसे उठाना। जिसके बाद वो भीड़ के जरिए उनको पीछे छोड़ देती है और लगातार आगे बढ़ती रहती है और चकमा देके उनको यहाँ पे पीछा भी छुड़ा लेते हैं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग होंगे। जिसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसको यहाँ पे लियो ने सीचन को दिखाया था अपनी एबिलिटी के जरिए। सियोन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग हो कौन और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। और तभी वो दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं और सियोन के ऊपर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसको नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद ये हरामखोर कुछ करने को आगे बढ़ ही रहा था और छूड़ा में नहीं घुस के मारूंगा, लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उससे पहले ही लियो जाग उठता है। जिसके बाद वो इसके मुंह के ऊपर पंजा मार के इसका पूरा नक्शा ही बिगाड़ देता है। एक लियो यहाँ पे अपनी एडल्ट फॉर्म के अंदर आ गया था, जिसको देख के तो सियोन भी हैरान होती है कि बेटा तुम इतने बड़े थे कि अब बताया क्यों नहीं। वह पे इन लोगों को किसी ने हायर किया था और वो आगे से कहता है उस हरामखोर ने बताया क्यों नहीं कि हम लोगों को इस किसी चीज से भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि लियो इनको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाता क्योंकि बीच ही में उसका यहाँ पे जो एनर्जी लेवल था वो कम बढ़ जाता है और ये दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो सीचन जल्दी से जाके उसको हैंडल करती है। जिसके बाद हम इस हरामखोर को देखते हैं जो कि आगे से अपनी बेलों का इस्तेमाल करते हुए सियोन के ऊपर हमला करके उसको पकड़ने ही वाला था और वो सियोन के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही सीचन बाहर निकलता है एबिलिटी के जरिए और इसके मुंह के ऊपर एक लात दे के मारता है, जिससे ये दूर जाके किसी दीवार में घुस मुड़ा जाता है। वहीं पे सीचन सियोन से पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो, मुझे थोड़ी सी
देर हो गई। वहीं पे ये लोग आगे से कहते हैं कि यार ये अभी कहाँ से आए यार, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है ना, उसने बोला था सिर्फ लड़की उठानी, ये कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ। अब ये मत कहना कि डायनासोर भी आ जाएगा यहाँ पे। वहीं पे सियोन को सिचन की चिंता हो रही थी क्योंकि ये सारे अवेकनर्स थे, तो सिचन उसे कहता है चिंता ना करो मैं भी हूँ। इसके बाद हम इस हरामखोर को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है ये कहते हुए कि अब तो मैं तुम्हारे सर लेके ही जाऊंगा। तो सिचन उसे कहता है कि अभी देता हूँ। इसके बाद हमें एक थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लौंडे सिचन को बुली कर रहे थे, ये कहते हुए कि तुम तो 2 कौड़ी की चीज हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सियोन यहाँ पे आती है सिचन की मदद करने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे सियोन को हल्के में ले रहे थे, जो कि ठीक है ले लो, लेकिन ये लोग यहाँ पे एक चीज भूल जाते हैं कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं और बचाने के लिए सब कुछ, तो वो कुछ भी कर जाएगा। और वो उनसे कहता भी है कि उसको छूना भी नहीं। तो ये आगे से कहता है छूना, हम तो इसे चीर फाड़ देंगे। उतने में हम देखते हैं कि सिचन के हाथों में ईंट लग जाती है, जिसके बाद वो मुंह के ऊपर उनको दे मारता है। जिसके बाद वो दूसरे बंदे की तरफ आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर भी दे के मारता है। जिसके बाद तीसरे वाले के सर के ऊपर भी दे के मारता है। तो ये आगे से कहता है कि इतना क्या करना था तुमने, तो मेरा सर ही बोल डाला। बाय द वे ये बच्चों की लड़ाई थी और ये तो तब की बात है कि जब सिचन यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन था, अब तो वो यहाँ पे अवेकनर है। और वो सियोन से कहता है चिंता ना करो, बहुत ही जल्द ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ये तीनों एक साथ हमला करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ में निपटते भी जा रहे थे। ये बस एक ही घोंसे के हैं। इसके बाद दूसरा बंदा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचन उसका मुंह पकड़ता है और मुंह के ऊपर अपना घुटना दे के मारता है। इसके बाद ये तीसरा वाला बाहर निकलता है, तो सिचन इसके अटैक को इजीली डॉज करता है। तो ये उसके ऊपर दोबारा हमला करने को आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि बस एक स्टूडेंट ही हो, क्या उखाड़ लोगे हमारा। उतने में सिचन इन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इसके मुंह के ऊपर अपना घूंसा देके मारता है और इसकी थूत को हूत के अंदर बदल देता है। और सियोन को याद आता है कि सिचन अब पहले वाला सिचन नहीं रहा, अब वो यहाँ पे एक अवेकनर है जिसने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हासिल की है यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं पे एक घुसंड के अंदर ये ढेर हो जाते हैं और मुंह इनका फट जाता है। वहीं पे सिचन सियोन से कहता है कि तुम जरा लियो को लेके घर जाओ, मैं इनको सिटी गार्ड तक छोड़ के आता हूँ। इसके बाद जब इन लोगों की आंखें खुलती है तो ये लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर थे, जहाँ पे सिचन ने इन्हें बांध रखा था। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। सिचन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग पैसों वाले कुत्ते हो, तो फिर ऑफकोर्स तुम्हें किसी ने पैसे दिए होंगे, उसका नाम बकोगे। तो ये आगे से चू चुकुर कर रहे थे कहते हुए कि नाम नहीं देने वाला। तो सिचन आगे से यहाँ पे क्लास को अपनी स्विच करता है उसी लॉर्ड वाली फॉर्म के अंदर जिसका नाम नहीं बताया गया। अच्छा इसका नाम है रात इल्यूनिस्ट। ये के लिए यहाँ पे सपने वपने दिखाता है या फिर इल्यूजन दिखाता है। तो इल्यूनिस्ट भाई सबसे ब्रूटल मेथड इस्तेमाल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इनके पीछे से बेल घुसा के मुंह से निकाल दो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। इसके बाद सिचन यहाँ पे हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते हुए इस बुड्ढे को पहले हिप्नोटाइज करता है। इसके बाद इसी की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इसको टॉर्चर करने लगता है। सबसे पहले इसके पैर के अंदर इसकी बेले घुसा के पार से बाहर निकालता है, जिसके बाद हाथों से। और सिचन को वो एक्सप्रेशन याद आ रहा था जब ये सियोन को यहाँ पे धमका रहा था। इसके बाद सिचन पता नहीं बेल इसके कहाँ पे घुसाता और कहाँ से निकालता है, लेकिन अगला नंबर इसका था तो इसके ऐसे ही फट जाती है। तो ये सब कुछ बताने को रेडी हो गया था और वो हरामखोर और कोई नहीं यही था, इसीलिए मैं इसको 3 गालियां दे रहा था। अभी तुम मैं दे रहा हूँ, तुम भी दोगे। वह भी हरामखोर पार्टी कर रहे थे और यहाँ पे ये बात फैल गई थी कि इसको रिजेक्ट किया गया है और ऑफ कोर्स वो सियोन ही थी, इसलिए उसने यहाँ पे सियोन को उठवाने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि वो सियोन को यहाँ पे भी दिखाना चाहता था कि वो कितनी गलत थी। जिसके बाद ये जब ढीला होने के लिए जाता है तो सिचन इसके पीछे से बाहर निकलता है और उससे कहता है कि तुम ही हो नाजायज हरामखोर कुत्ते के पिल्ले। जिसके बाद हम लोग कुछ गार्ड्स की यहाँ पे बातें करते सुन पाते हैं और इनकी गाते भाई कुछ ज्यादा ही ट्रोमाटाइजिंग है। ये जो अपना हरामखोर कुत्ते का पिल्ला है यहाँ पे लड़कियों को बुलवाता है और उनको असॉल्ट करता है, वही आर वर्ड, वो भी किडनैप करके। दूसरा गार्ड पूछता है कि इन्हें कभी सजा नहीं हुई क्या, तो वो आगे से कहता है अमीर बाप का लौंडा है, कहाँ से हो जाएगी। उसका बाप सब कुछ कवर कर लेता है और जो लड़कियां इस चक्कर में फंसती हैं वो बेचारी आखिर में जाके एस वर्ड का इस्तेमाल करके कूद जाती हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम इस हरामखोर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है तुम यहाँ पे आए कैसे। जिसके बाद सिचन यहाँ पे डबल कंफर्म करने के लिए यहाँ पे उस गैंग वाले का फोन मिलाता है, तो फोन इसी के ऊपर बजता है। तो सिचन को समझ में आ जाता है कि ये वही है जिसने यहाँ पे सियोन के पीछे उन गुंडों को भेजा था। तो ये सिचन से पूछता है कि तुमने उनके साथ किया क्या। तो सिचन इसके सामने ही हाथों से फोन को तोड़ देता है और बताता है ये किया और अब तेरे साथ भी वही करूंगा। जिसके बाद ये बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। तो ये आगे से मदद की गुहार लगाने लगता है, लेकिन जब तक ये बाहर निकलता है तब तक सब पहले यहाँ पे ढेर हो चुके थे। पता नहीं सिचन ने इनको मारा या नहीं मारा, मेरे हिसाब से तो निपटा ही देना चाहिए था। इसके बाद सिचन इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो इसकी फटके 4 थी। ये कहता है तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझसे दूर हटो। मेरा बाप यहाँ का डायरेक्टर है, वहाँ का डायरेक्टर है, अगर तुमने मेरे साथ किया तो वो तुम्हें मार डालेगा। सिचन इसको भी हिप्नोटाइज करता और आगे से यहाँ पे इसको कंट्रोल करते हुए एक कांच उठाता है और हमें बताता है कि ईविल सिर्फ यहाँ पे डंजन के अंदर नहीं रहता, वो बाहर भी रहता है ह्यूमन रियलम के अंदर। और ये साले हरामखोर यहाँ पे अपनी ताकत को वेपन के जरिए इस्तेमाल करते हैं गंदे संदे क्राइम करने के लिए। वहाँ पे कई सारी लड़कियों ने अपनी जान ले ली थी जो उनके साथ हुआ था वो सब कुछ हैंडल करने की जगह पे, क्योंकि ये पावर का इस्तेमाल करके जस्टिस को भी अवॉइड कर देते हैं। और आगे से कहता है वो तो फिसल के गिर गई थी ना, अथॉरिटी को तो यही पता है। इनके मेथड यहाँ पे किसी भी डीमन से कई गुना ज्यादा हरामी है और डिसीसियस है, इसलिए इनको तो डीमन से भी ज्यादा गंदी सजा मिलनी चाहिए।
चाहिए, लेकिन इस बार तुमने किसी ऐसे से पंगा ले लिया जिसको तुम्हें नहीं छूना चाहिए था, और मैं इस बार पूरी तरीके से यहाँ पे हर एक खतरे को मिटा दूंगा जो सियोन के आसपास है। तो बिल्कुल भी मैं हेजिटेट नहीं करने वाला, करना भी नहीं। और सडनली इसके बाद हमें यहाँ पे क्या हुआ इसकी कोई भी खबर नहीं दी जाती। ऑथर डैम शिट यू, तुमने ऐसा क्यों किया भाई? अरे थोड़ा सा सुकून मिलता है यार जब इसके बाप को हम लोग टसुए बांधते हुए देखते। इसके बाद हम लोग डिंग पे दोबारा आ जाते हैं। सीजन जब सियोन को बचाने के लिए यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था तो डिंग को दोबारा झटका लगा था कि इसके पास कितनी एबिलिटीज है भाई, ये झटके में टेलीपोर्ट कैसे हो गया। इसके पास पता नहीं कितने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं और पता नहीं कितने अभी तक छुपा रहा है। खैर उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम थी वो आ जाती है। उन्हें सिर्फ यहाँ पे डिंग ही मिलता है। वहीं पे जुआन उससे कहता है इस डंजन की जो स्ट्रेंथ थी वो बी रैंक के बराबर थी, तुम लोग सर्वाइव कर गए, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। वहीं पे बाकी लोग भी यहाँ पे सर्वाइव कर गए थे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी वो उन लोगों से पूछता है कि सीजन कहाँ पे है, तो जो टीम थी वो बताती है कि हमें और कोई भी नहीं मिला। जुआन आगे से कहता है ये सारी यहाँ पे एकेडमी की गलती है कि उन लोगों ने डंजन को अच्छे से यहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं किया और तुम लोगों को इतनी सारी यहाँ पे सफरिंग झेलनी पड़ी। मैं इसके खिलाफ में पक्का यहाँ पे कंप्लेन करूंगा। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे डिंग के फादर को देखते हैं और वो आगे से कहता है नहीं, ये पूरी तरीके से परफेक्ट है। एक अजीब हादसा यहाँ पे असेसमेंट के दौरान में हुआ। जो प्रोटेक्टर है वो यहाँ पे मॉन्स्टर के द्वारा डिफीट कर दिए गए और इस तरीके से निराशा के मोमेंट में यहाँ पे सिर्फ डिंग सामने आया जिसने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर दिया और ये एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट है। डिंग आगे से अपनी प्राइड के खिलाफ में ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता था और वो कहने ही वाला था कि सीजन है, लेकिन तभी यहाँ पे इसका बाप इसको शांत कर देता है ये कहते हुए कि तुमने किया है ये। आज जो कुछ भी हुआ है वो हर किसी ने देखा है कि ये सब कुछ तुमने किया है। किसने किया है? तुमने किया है। और कल की ग्रेजुएशन सेरेमनी तुम्हारे यहाँ पे असली ट्रू स्टेज होने वाली है। अब मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा स्पीड अप करने वाला हूँ। हम लोग देखते हैं ये तीनों पार्टी कर रहे थे क्योंकि सियोन को यहाँ पे संघाई यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल गया था, लेकिन सीजन जरा सा भी शौक नहीं हुआ था। तो सियोन उससे पूछती है कि तुम्हें पहले से ही पता था क्या? तो ऑफ कोर्स सीजन को पहले से ही पता था। वह पे जोंग उन लोगों से कहती है काफी ज्यादा टफ होगा कि वो यहाँ पे संघाई जाने वाली है पढ़ाई करने के लिए। हालांकि सियोन तो मना कर रही थी क्योंकि खर्चा काफी ज्यादा होगा, लेकिन सीजन उससे कहता है कि तुम वहीं पे ही जाओगी क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद मैं भी वहीं पे ही जाऊंगा। बेसिकली ये दोनों ही संघाई जाने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वह पे सीजन के बारे में हमें पता ही है कि वो किसी भी कीमत पे सियोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा और उसके सपनों को इस बार अबैंडन नहीं करने देगा। इसके बाद हम लोग सीजन को देखते हैं जो कि दोबारा वही सब बातें सोच रहा था कि इसने कैसे यहाँ पे डिंग के सामने अपने सारे सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील कर दिए। इसके बाद वो यहाँ पे रैथ यूनिस्ट के बारे में भी सोचता है कि उसने बताया था कि रैथ तो यहाँ पे पहले से ही सील्ड है। तो सीजन का जो प्लान था वो यहाँ पे काफी ज्यादा बदल गया है। अब उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो रैथ का यहाँ पे सामना कर सके। लेकिन उसके लिए यहाँ पे सीजन को कई सारे ट्रस्ट वर्दी टीममेट्स की जरूरत है और कल की ग्रेजुएशन सेरेमनी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे डिंग एक परफेक्ट ट्रस्ट वर्दी टीममेट है या नहीं। इसके बाद हम इन दोनों को दोबारा देखते हैं और क्या रिश्ता है भैया इनका। खैर इन लोगों को दोबारा यहाँ पे उसे डिवोवर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी। बेसिकली सीजन के इलाके में ही इतने समय डिवोवर घूम रहा है जिसकी टारगेट हमेशा से पावरफुल अवेकनेस रहते हैं या फिर जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रहती है वो उन्हीं को ही शिकार बनाता है और उसका मेथड हमेशा की तरह सेम है, पहले मारो जिसके बाद डिवोवर कर लो। और ये सारी एक्टिविटीज इतनी समय सीजन के एरिया के अंदर ही देखी जा रही है जहाँ पे उसका अपार्टमेंट है। ऑफ कोर्स इन लोगों को जहाँ पे संदेह है वो एकदम साफ जा रहा है कि इन लोगों के मुताबिक या तो यहाँ पे सीजन ही वो डिवोवरर है जो कि यहाँ पे मार रहा है और डिवोवर कर रहा है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, या फिर यहाँ पे जो डिवोवरर है जो मॉन्स्टर है उसने सीजन को अपना अगला टारगेट बना लिया है और वो उसी को ही अपना शिकार बनाने वाला है। यही थी इन दोनों की थ्योरी अभी तक की। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि सेरेमनी के लिए नहीं जाने वाले थे, वो यहीं पे रुकेंगे, वो सेरेमनी को स्किप करेंगे। इस पर प्रिंसिपल आगे से कहता है कि वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक पनाह बनाता है जब वो वीक होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं ताकतवर हो जाते हैं तब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं। कई सारे पंजे तो उड़ जाते हैं लेकिन एक अभी भी नहीं उड़ता है और ये एक मेटाफर है जो कि डिंग के लिए यूज किया जा रहा है। वो अभी भी यहाँ पे अपने बापों की बेड़ियों के अंदर जड़ा हुआ है, पता नहीं कब वो उनसे आजाद होगा या फिर वो उन्हीं में ही जड़ा रहना चाहता है। ये सिर्फ डिंग के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने बता दिया आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी ताकि तुम ये ना सोचो कि चिड़िया के बारे में क्यों बताया प्रिंसिपल ने। खैर सेरेमनी के लिए ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे और जब से ये साले डोले सोले बनाए ये साले डोले सोले ही दिखा रहे अपने, खासकर ये साला जाओ साले प्रोटीन की कमी नहीं तो मेरे भी डोले सोले होते हैं, इंजेक्शन वाला प्रोटीन। वहीं पे हम लोग गांव को देखते हैं जो कि इन लोगों से कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि फर्स्ट पोजीशन किसे मिलेगी? हमारे भाई को मिलेगी, तुम्हारा वाला तो भाग गया था उस जगह से। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ही यहाँ पे चिढ़ाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अब इसके चैप्टर बहुत ज्यादा लो आ रहे हैं, बेसिकली हर एक हफ्ते में एक चैप्टर और यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। अब तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुमको बीच बाजार में ही छोड़ दे रहा हूँ तो सुन लो। डिंग यहाँ पे बता देता है कि सीजन ने ही यहाँ पे बॉस को हराया था और वही असली हकदार यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का। हाँ वो अपने बाप के खिलाफ में जाता है और उनकी वीडियो से आजाद हो जाता है। यही चीज तुम जानना चाहते थे और जो मैंने तुम्हें बता दी। थोड़ी देर में पता चल जाता तो फिर अब मेरा दिमाग ना खाना कि अगला एपिसोड कब आएगा, टाइम लगेगा लेकिन जरूर आएगा। तो अभी के लिए दिहाड़ी खत्म हुई, बाय बाय टाटा।